हो गया। तो इतनी हमारी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। टोटल हम 12 है, टोटल 13 हमारे स्टूडेंट है, हमारी स्ट्रेंथ यही रहनी है, ठीक है। हम मोस्टली 5 to 6 आते हैं, ठीक है, क्लास में। इससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती भी नहीं है। और इनमें से भी क्या है कि बस एक आता है, एक चला जाता है, स्ट्रेंथ इतनी ही रहती है। इट्स ओके, हम इसी से काम चला रहा हूँ, मैं हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ, हर एक की अटेंडेंस हम देख रहे हैं कि कौन कंटिन्यू प्रेजेंट है, कौन कंटिन्यू प्रेजेंट नहीं है। इसका रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा कि आपने मिस करने का क्या प्रॉब्लम हुई और आ जाते तो क्या प्रॉब्लम होती, ठीक है। सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों में, हमें जस्ट या टाइम पास के लिए कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि सबको लास्ट सेशन तक क्लियर है। तो मुझे कोई भी हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, मैं काम करता हूँ। कल खुशप्रीत सिंह थी, खुशप्रीत सिंह आप एक काम कीजिए, माइक ऑन कीजिए। लास्ट में मैंने एक वीआई का एडिटर के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो जितना बताया था वहां तक थोड़ा एक शॉर्ट ब्रीफ बताइए। सर सर वीआई एडिटर में 4 मोड होते हैं सर। एडिट मोड, जिसको इंसर्ट मोड भी कहते हैं, इसका काम बेसिकली इंसर्ट करने में होता है। इसका मतलब एडिट कर सकते हैं इसमें। तो दूसरा मोड कमांड मोड होता है, तीसरा स्टैंडर्ड कमांड मोड होता है, चौथा विजुअल एडिट मोड होता है। तो इसके बाद सर आपने बताया था कि प्रेस आई के करने के प्रेस आई करने से इंसर्ट मोड ओपन होता है। और प्रेस सर मैं चैट में लिख के बता दूं? बोल दीजिए क्या प्रॉब्लम है। खुशप्रीत सिंह देखो, सही या गलत बोलिए, नो इशू, ठीक है। हम यहाँ पे आपका कोई नहीं मजाक उड़ाने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला, आप बता सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, ठीक है। हाँ सर, जो मैंने इस पर चैट बॉक्स पर लिखा है, हाँ, इससे ना सेव होता है सर, ठीक है। ये क्या सेव होता है? करने हाँ, सेव सेव है। करने के लिए, हम्म तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं, उससे हम हम्म फोर्सफुली सेव कर कर क्विट कर सकते हैं। हम्म अगर हमें डाटा ऐड करना हो तो हम ए से डाटा ऐड कर सकते हैं। हम्म तो शिफ्ट प्लस ए से हम डाटा ऐड कर सकते हैं जो एंड पॉइंट में हो, हम्म ठीक है। शिफ्ट प्लस आई से हम डाटा ऐड कर सकते हैं बिगनिंग में। हम्म तो प्रेसो से प्रेसो जो कर्सर से पहले होगा उसमें हम डाटा ऐड कर सकते हैं प्रेसो से। बेसिकली एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस ओ से जहाँ पे हमारा कर्सर हो उससे ऊपर वाले पे हम डाटा ऐड कर सकते हैं। हम्म प्रेस एस फॉर सिंपल डिलीट, हम्म प्रेस शिफ्ट प्लस एस फॉर डिलीट बिफोर द कर्सर, हम्म जो कर्सर तो से पहले डिलीट करना उसे शिफ्ट प्लस एस से हो जाएगा। हम्म प्रेस शिफ्ट प्लस एस आई फॉर सिंपल पेस्ट। कुछ भी सिंह आपने नोट्स बनाए थे, हाँ सर। ये नोट्स ही है ना? हाँ सर। उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया था इस पे? सर प्रैक्टिस सर मैंने वीम एडिटर खोल कर देखा था सर, ओपन नहीं हुआ। VM2 तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे हमने कल किया था, आपने किया था ऐसे, जैसे हमने ट्रेनिंग में कल एक रिकॉर्डिंग सेम टाइम में ली थी आपको, कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे बाद। तो क्या अ, आगे मॉर्निंग में या आपको जब टाइम मिला हो, या जो आपको मैंने कमांड बताई थी आपने अगर नोट डाउन किए, क्या आपने पीसी ऑन करके विम के साथ एक आपने एक नई फाइल क्रिएट करके कुछ भी रैंडमली कीवर्ड लिख के, लाइन लिख के, क्या ये सब आपने एक बार ट्राई किया था? सर
मैंने पेमेंट एडिटर खोलने की कोशिश की थी, वो डायरेक्टरी में नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो तो हो जाएगा, चलो उसको सोल्व। लेकिन क्या आप वीआई ट्यूटर के अलावा, अच्छा विम भी आपका नहीं चल रहा? विम तो चल रहा होगा ना? सर पेमेंट ट्राई करके देखा। देखो कुछ सिंह, देखो ठीक है, अच्छी बात है, आपने नोट्स बनाए हैं और आप बता रहे हो, देख देख के बता रहे हो, नो इशू, ठीक है। एक दिन में ये सारी चीजें कमांड हमें भी याद नहीं थी। लेकिन आपको इसमें एक चीज बता देता हूँ आपको, सभी स्टूडेंट्स में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जी। जी सर। क्योंकि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। और आपको कोई आइडिया नहीं है इस बैकग्राउंड का, इसलिए आपको इनसे डबल मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपको सही गलत हम गाइड करेंगे, ठीक है। आप गलत बता रहे, कोई इशू नहीं, हम आपको सही तरह सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और दिल पे लेने वाली कोई भी बात नहीं कि कभी हम आपको बेसिकली, मैं बेसिकली हर बार आप पे इसलिए फोकस करता हूँ कि आपको इनसे डबल मेहनत करनी है, ठीक है। और इनके पैरेलल आप आ जाओगे इस कोर्स के एंड होते होते, नो इशू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हर कोई इनमें से 45 मिनट प्रैक्टिस करता है, तो आपको 115 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखो, टाइम मिले, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका जाके क्लियर होगा सारी चीजों को। और हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है, चीजों को। देखो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होती है ना, तो आप जो चीज देख के बता रहे हो, ठीक है, हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, देख के बता रहे हो। क्योंकि अगर प्रैक्टिस किए हुए होते ना, तो आप बिना हेजिटेट के चीजों को बता देते। क्योंकि अब आप देख रहे हो, आपको पता होता कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की थी, यहाँ से यहाँ मूव करना, तो मैंने ये कीवर्ड दबाया था सीधा, आप तो उस चीज को सीधा बता देते। आपको देखने की कम जरूरत पड़ती, देखते लेकिन कम देखते और डायरेक्टली बता देते। इससे पता चल जाता है कि आपकी प्रैक्टिस कम हुई है। तो कुछ पिचिंग आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि पूरा वीकेंड आपको मिलता है, तो हाफ, कम से कम आधा घंटा तो डेली मशीन को ओपन कीजिए और रैंडमली जो आपको ध्यान में आ रहा है हमने कंसेप्ट का, उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, वीडियो देखिए, उस वीक पॉइंट को राउट डाउन कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसे जैसे आप ऐसे के इमेजिन करो कि हाँ मुझे फाइल क्रिएट करनी है, ये कमांड, मुझे फाइल में ये करना है वो करना है, कोई भी फाइल उठा लो इंटरनेट से, मुझे इसमें ये करना है वो करना है, ठीक है। तो वो आपका बेटर प्रैक्टिस। अगर आपको एक चीज बता देता हूँ, गूगल आप सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। गूगल को आप ओपन कीजिए, वहां पर लिख दीजिए कि हाँ ये कमांड की उसकी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे क्वेश्चन दी फाइंड आउट करने, तो उससे रिलेटेड आपको थाउजेंड्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नोट हंड्रेड, थाउजेंड्स मिल जाएंगे आपको। तो सीधा से उठाओ, वहां से क्वेश्चन उठाओ, वो जो बोल रहा है वो आप परफॉर्म करके देख लीजिए, हो जाएगा, कोई सुनिए। तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस छोड़ दी, तो आप सोच लेना कि आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही है लिनक्स में। क्योंकि विंडो के हम सब आदी होते हैं, लेकिन लिनक्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि इंसर्ट करने के लिए हम बहुत सारे कीवर्ड का यूज करते हैं, और हर कीवर्ड का अपना एक मतलब है, ठीक है, एक पर्पज है। ए कैपिटल ए, स्मॉल आई कैपिटल आई, ठीक है, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, ये सारी चीजें इंसर्ट करने के काम आते हैं। लेकिन हर एक का एक पर्पज है कि मुझे सीधा यहाँ से इंसर्ट करना है, कहाँ से इंसर्ट करना है, इन सबका इंसर्ट मोड के मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सेव एंड क्विट करनी है, तो हम कमांड मोड में जाके करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया था, आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट भी बताया था, वो कैसे करना है, डीडी करके, वाई वाई करके, अगर 2 लाइन को एक साथ कॉपी करना है तो वो भी उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू दोगे, उतनी वे लाइन को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था, लास्ट में जो फिनिश किया था हमने कट कॉपी पेस्ट के साथ किया था। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग बताना स्क्रीन शो हो रही है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी, फॉन्ट क्लियर दिखाई दे रहा है आप सबको? ओके। देखो हमने अभी लाइंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है।
अब उसके बारे में जाते हैं हम कहाँ से पहले डेमो। ये रहा, ठीक है। कल ये फाइल थी, इसी में हमने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। अब हम इसमें कमांड मोड में है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्ड की, मतलब एक वर्ड फॉरवर्ड जाना है या दो वर्ड बैकवर्ड जाना, वो कैसे जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसे वन बाय वर्ड वर्ड जा रहा हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरा यहाँ पर वाई पे हो, फिर उसका अगले वर्ड पे चला जाए कर्सर, फिर यू पे चला जाए सीधा डायरेक्टली, आर पे चला जाए, एंजॉय पे। ये कैसे जा सकते हैं? इसके लिए आपको सिंपली क्या प्रेस करना है, जैसे मेरा ये कर्सर है एच पर, सिंपली डब्ल्यू प्रेस करना है कीबोर्ड में, डब्ल्यू देखो, फिर वाई, फिर ए पे चला गया, ई पे चला गया, वाई पे चला गया, और कंटिन्यू प्रेस करोगे तो ये वर्ड बाय वर्ड जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यही चीज, अगर वर्ड बाय वर्ड जंप करना है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड मतलब पीछे, अगर पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मुझे अगर मूव करना है तो कर्सर को कैसे करूंगा, सिंपली प्रेस डी, ये रहा, ऐसे देखो, प्रेस किया, ये रहा, टी पे चला, आर पे चला गया, वाई एस आई, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम सिंपली डब्ल्यू, ये चला गया, देखो। अब कंटिन्यू प्रेस करोगे तो आप ये फास्ट जाएगा, ठीक है। वाई और बी यहाँ पर आपको पता चल गया। अगर हमें किसी एक वर्ड को डिलीट करना है, और जिस पर कर्सर है, ठीक है, अब जहाँ पर ये कर्सर है, मैं ये रहा ट्रेनिंग वर्ड है, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे? इसको डिलीट करने के लिए आप सिंपली प्रेस करोगे, सिंपली है डी ओ डब्ल्यू, डी ओ डब्ल्यू, ठीक है। अंडो कर देता हूँ, ये रहा, फिर से बताता हूँ, सिंपली डी का मतलब डिलीट, डब्ल्यू इस वर्ड को, ठीक है, डी डब्ल्यू, ये रहा, पूरा पूरा वर्ड डिलीट हो गया। फिर से अंडो कर दिया, जैसे कि मुझे अब इंजॉय का वर्ड वो करना है, ये रहा, इसको फिर मैंने डी डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसने क्या एंजॉय वर्ड को पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर से डी डब्ल्यू किया, माई को कर दिया, फिर से डी डब्ल्यू किया, ट्रेनिंग को कर दिया, फिर से मंडो कर लेता हूँ, तीनों को तीनों। अगर मुझे एक साथ दो वर्ड्स को डिलीट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ एंजॉय वाला वर्ड है और ये माई वर्ड है, एंजॉय और माई वर्ड, इन दोनों को एक साथ डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लगाऊंगा 2, उसके बाद डी और डब्ल्यू, दोनों वर्ड को उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर सेंडो कर देता हूँ। जब आप 2 प्रेस करते हैं ना यहाँ पर स्क्रीन पे, कुछ आपको बी बैकवर्ड जाने के लिए, वर्ड बाय वर्ड जंप कर रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन, उसके लिए हम बी यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे मैंने क्या कर दिया, ओके, जैसे मैंने क्या किया, इंजॉय पर हूँ, हाँ बी दिखा देता हूँ पहले आपको, बी मैंने जैसे प्रेस किया, ये रहा, ये रहा, आपको इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, वर्ड बाय वर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मुझे योवर और रेड हेट दोनों को क्या करना है, डिलीट करना है, दोनों वर्ड को। तो मैंने क्या बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे प्रेस की, यहाँ पर देखो 2 आ गया, अब न्यूमेरिकल प्रेस की, उसके बाद डी और डब्ल्यू करते ही क्या, दोनों वर्ड डिलीट हो गए, ठीक है। आई होप ये यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अगर आपको 5 वर्ड को डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे, मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मुझे एक साथ इन इन दो वर्ड को कॉपी करना है, योवर और रेड हेट, इन दोनों वर्ड्स को कॉपी करना है, तो वो कैसे करूंगा? वर्ड को पहले मैंने लाइन कॉपी करना सिखाया था आप लोगों को, अब वर्ड भी कॉपी कैसे करना है। वाई पे मेरा कर्सर है, मैंने क्या किया, 2 यूज किया, फिर वाई और डब्ल्यू, ये देखो ये दोनों वर्ड कॉपी हो गए। अब मैं जहां पे पेस्ट करना हो, जैसे मुझे थैंक यू के बाद इसको पेस्ट करना है, सिंपली मैं प्रेस कर दूंगा पी, देखो यूर रेड हेड ट्रेनर, मैंने एक्चुअली 2 प्रेस किए, 3 प्रेस किए आई थिंक, ये अंडो करता हूँ, मैंने क्या प्रेस किया, मैंने 2 यूज किया, उसके बाद वाई और डब्ल्यू, उसके बाद जब मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आया, उसके बाद मैंने ई प्रेस कर लो, 2 वर्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, एक्चुअली में कर्सर पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रहा, जैसे मैं कंप्लेन एंड देन इन दोनों वर्ड्स को क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 वाई और डब्ल्यू दोनों कॉपी हो गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ,
कैसा पी, लो ये रहा कंप्लेन और ये देन दोनों वर्ड आपके कॉपी हो गए, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया सिंपली पी करके। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पता चला कि कट कॉपी पेस्ट मतलब कि डिलीट कैसे करना है वर्ड्स को, दो वर्ड को डिलीट करना, मल्टीपल वर्ड को कैसे डिलीट करना वो भी कर सकते हैं, अगर मल्टी वर्ड को कॉपी करना तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि सेव और एग्जिट कैसे करते हैं। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सेव और एग्जिट के बारे में। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जैसे ये क्या है, जब आपने ये कमांड मोड में है, जब आप सेव और एग्जिट करोगे ना, आप कौन से मोड में जाते हैं, सेव एग्जिट और छोटे मोटे परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप जाते हो एक्सटेंडेड कमांड मोड में। एक्सटेंडेड कमांड लोग कैसे पहचानते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाया था। अब मैं क्या है, शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस किया कॉलम, ये नीचे क्या हो गया, ये रहा। अब ये चला गया यहाँ पर कॉलम, उसके बाद डब्लू, डब्लू मतलब मुझे राइट करना है, मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा एंड कांट ओपन फाइल और रिटर्न, ओके। ठीक है, अब ये क्या सेव हो गया, प्रेस डब्लू किया। ये कैसे किस तरह काम करता है, जैसे विंडो में कंट्रोल एस काम करता है, इसने वैसे ही काम किया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा दिखा सकता हूँ एक बार। ये रहा, देखो हमने क्या किया था, एक्सटेंडेड कमांड मोड में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोलन का यूज करते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंडेड कमांड मोड में चला जाता है, उसके बाद क्या है, हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और कमांड मोड के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सारा टास्क नेविगेशन वाला काम हम क्या कर रहे हैं, कमांड मोड में ही करते हैं। ठीक है, विजुअल का आगे एग्जांपल हम देखेंगे। तो वही फिर से अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अगर मुझे, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं सेव एज वाला ऑपरेशन करना चाहता हूँ, जैसे हमारे विंडोज में होता है सेव एज, मतलब कि दूसरे नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा, सिंपली मैंने प्रेस किया कोलन और डब्लू, उसके बाद स्पेस दिया आपने। ठीक है, और सेव एज मतलब मुझे किसी दूसरे नाम से इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। इसका नाम पहले डेमो था, मुझे रखा मैंने कि कोर्स डॉट टी एक्स टी, और हिट एंटर किया तो इसने क्या कर दिया, अगर आप इसके बाद जब क्विट करोगे, हिट एंटर, अगर मैं आपको एलएस करता हूँ तो देखो यहाँ पर कोर्स डॉट टी एक्स टी के नाम से ए बी ये रहा, तो ये रहा, ये फाइल वो सेव एज मतलब एक दूसरी नाम से भी इस फाइल को हमने सेव कर दिया। अगर मैं इसको कैट करता हूँ तो कोर्स कोर्स डॉट टी एक्स टी, हिट एंटर देना। ठीक है, ये वही सेम फाइल है। जैसे मैं विम करता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं लिख पाया तो मैं दोबारा दिखाता हूँ मैंने क्या किया था, विम, अब मैं जाता हूँ डेमो तो टी एक्स टी, फिर एंटर। मैंने नीचे क्या किया था, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू किया, उसके बाद स्पेस दिया और फाइल का नाम दिया था मैंने, फाइल नेम। ठीक है, जिसको नोट्स बनाया था बना लीजिए नीचे, मैंने ऐसा किया था। ठीक है, यहाँ तक सबका बन गया होगा, तो हम फॉरवर्ड आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हमें बिना सेव किए सीधा क्विट करना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंपली क्यू, और सिंपली क्यू करोगे तब भी क्विट हो जाएगा। अगर फोर्सफुली साथ में करना चाहते हो तो ये सी बैंक लगा सकते हो। ठीक है, सिंबल के साथ, फिर क्या करेगा, विदाउट सेव आपकी फाइल को क्विट कर देगा। ठीक है, हिट एंटर। और एक और तरीका है क्विट करने का, एक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड में, ये आपको मैं बताता हूँ शॉर्टकट क्या होता है। सिंपली आप प्रेस कीजिए शिफ्ट जड जड, ये क्या करेगा, सेव एंड एग्जिट करेगा। आपको फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट जड जड, क्या लिखा मैं आपको चैट में बता रहा हूँ, मैंने लिखा था शिफ्ट प्लस में जड जड, ये सिंपली क्या कर दे आपको, ठीक है, सिंपली सेव एंड एग्जिट कर देगा। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्च करने की। हम किसी भी फाइल के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं फ्रॉम प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो, अब ये पूरा है, छोटी सी तो फाइल है हमारी, अगर ये फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हम अगर इस पूरी फाइल के अंदर कुछ सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब क्या है कि मैं वही सेम उस वाला काम है, हाई से लेके यहाँ तक इसमें सर्च करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी हम किस में जाएंगे, एक्सटेंडेड कमांड मोड में। तो सिंपली प्रेस करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, देखो नीचे स्क्रीन देखो, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस हो गया,
उसके बाद जिस भी कीवर्ड को आपको सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है इसमें माई को, ये अब मैंने हिट एंटर करूंगा मैंने, तो ये क्या करा, माई कीवर्ड इसने शो कर दिया, देखो ये हाईलाइट करके दिखा रहा है, ठीक है, ये रहा माई कीवर्ड। अगर इसके अलावा और भी माई होते तो क्या करता है ये, उनको भी शो कर देता, आपको ये हाईलाइट होगा। अगर मैं फिर से करता हूँ उसके बाद एस्केप मोड, ठीक है, ये हाईलाइट होके रह गया। अब फिर से हम करते हैं, अब मुझे क्या सर्च करना है, देन उसको मैं एक बार वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ विदाउट, ठीक है, उसके बाद फिर से करता हूँ, ठीक है, ये रहा। ये वैसे इसमें लिखा हुआ है 700, इसका मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं फिर से, अगर मैं सर्च करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉटम टू टॉप सर्च करना है, ठीक है, बॉटम टू सर्च करना है इसी फाइल में, ठीक है, बॉटम टू टॉप सर्च करना है, तो कैसे करेंगे हम, बॉटम टू टॉप सर्च करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मुझे लिखना है जैसे कि आई, ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, देखो इसने क्या कर दिया, ये आई 3 बार आया था, तीनों को बॉटम टू। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि टॉप टू बॉटम टू टॉप कैसे सर्च कर रहा है, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी फाइल होगी ना, जैसे हमने लेस कमांड के साथ किया था, ऐसे ही इसमें भी होता है। अगर आपको अगले नेक्स्ट हाईलाइट वर्ड पे जाना, मतलब कि नेक्स्ट सेम एज लेस कमांड, हाँ बिल्कुल सेम एज लेस कमांड की तरह ही ये काम कर रहा है। सिंपली आप प्रेस एन करोगे तो नेक्स्ट जो वर्ड आप इसने सर्च किया उस पर चला जाएगा, फिर एन प्रेस करोगे फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क के बाद आपने सर्च किया है कीवर्ड को तो वो बॉटम टू टॉप जाएगा। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने सर्च किया तो वो टॉप टू बॉटम आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से वीआई एडिटर के अंदर किसी भी दूसरी फाइल को रीड कर सकते हैं, या किसी भी कमांड के आउटपुट को इस फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कमांड के आउटपुट को हम इस फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी एक और फाइल है, जैसे मैंने अभी एक सेव एज करके किया था ना मैंने, सिंपली प्रेस डब्ल्यू के बाद मैंने क्या दूसरी फाइल का नाम दिया था मैंने कोस डॉट टी एक्स टी, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये फाइल है कोस डॉट टी एक्स टी है, इसका डेटा इस फाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, मैं करूंगा ये कॉलन प्रेस, उसके बाद सिंपली आप करोगे आर कीबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद स्पेस दिया, अब नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम देना है जिस फाइल का डेटा आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ यू कोस डॉट टी एक्स टी, उसके बाद हिट एंटर। लो उस फाइल के अंदर जो डाटा था ना हमने अभी इससे पहले सेव एज किया था, तो वो डाटा इसके अंदर ऐड हो गया है। ऐसा ही मैं क्या चाहता हूँ, अगर मुझे इसको अंडू करना तो हमें पता है यू कर देंगे, वापिस से कर दिया। अब मैं यहाँ पर ओनली फाइल का ही डाटा नहीं, बल्कि अगर मैं चाहूँ तो कमांड है, कमांड का भी डाटा इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। जो कमांड का जो आउटपुट आ रहा है मैं इस फाइल के अंदर सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आपको ट्रिक नहीं पता थी, आपको कोई बोलता कि मुझे नहीं एक इस फाइल का डाटा इसके अंदर सेव करना है या कमांड का आउटपुट इसके अंदर सेव करना है, तो क्या करते हैं आप वहां से इस फाइल को खोलते दूसरे और जगह ओपन करते हैं, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या सिंपली आप यहाँ प्रेस कीजिए, आर कीजिए, फाइल का नाम दीजिए, या जिस भी कमांड का आउटपुट इसके अंदर चाहिए, मुझे जैसे ls dl के कमांड है उसका आउटपुट इसके अंदर सेव करना, तो सिंपली मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद कमांड का नाम लिख दिया, सिंपली हिट एंटर, ठीक है। कांट ओपन फाइल LSBL के, बिकॉज हम क्या एक नॉर्मल यूजर से हैं। आई होप नॉर्मल से है उसमें, नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। इसे तो हम यूजर, ओके। इस पर अगर मैं आर करता हूँ, जैसे कि मुझे डियर फाइल का एक्स कमांड का डाटा इसके अंदर डालना है, परमिशन इशू हो रही है।
ओके 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 ओके, मैं एक यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। आपको जब भी अगर सिंपली फाइल का आउटपुट इसके अंदर ऐड करना है, रीड करना है, तो आप सिंपली क्या सीधा फाइल का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर मुझे कमांड का आउटपुट ऐड करना है तो उससे पहले मुझे इस सिंबल का यूज करना होगा, उसके बाद LSBL के लिखना होगा कमांड का नाम, हिट एंटर। अब इसका जो आउटपुट था इसके अंदर सेव हो गया। दोबारा बता देता हूँ आपको, ये रहा, अनडू कर दिया मैंने। अगर मुझे कमांड का आउटपुट चाहिए तो मैं सिंपली आर किया, स्पेस किया, इसके बाद एस्केलेशन मार्क का सिंबल यूज किया, उसके बाद अपनी कमांड का नाम, जैसे LSBL के, ठीक है, ये कमांड है, ठीक है, कमांड का नाम है LSBL के, ठीक है। तो उसके बाद कमांड का नाम दीजिए, हिट एंटर कर दिए, उस कमांड का आउटपुट इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। आई होप ये सबको आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरी फाइल के कंटेंट को करंट फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, या किसी भी कमांड के आउटपुट को भी इस दूसरी फाइल में ऐड कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को विजुअल मोड भी यूज करना बता देता हूँ कि VI मोड क्या होता है। विजुअल मोड में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फाइल है। अगर मुझे विजुअल मोड में जाना है तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा V, मेरा अब नीचे स्क्रीन पे लिखा है कि आप विजुअल मोड में हैं, ठीक है। आप कौन से हैं, विजुअल मोड में हैं। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जहां पर मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कैरेक्टर बाय सिलेक्शन कर सकता हूँ, जैसे ये रहा, एरो की का यूज करूंगा, मैंने ऐसे किया, उसके बाद अप गया, ठीक है। एरो की का यूज करके मैंने ऐसे सिलेक्शन किया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे मैं सिलेक्ट करता चला गया, ठीक है, एरो की का। लेकिन उससे पहले सिंपली आपको क्या करना है, प्रेस V करना है, सिंपल V। तो ये क्या है, विजुअल मोड में है, ऐसे ये आ गया। उसके बाद मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे हो गया। आई होप क्लियर। तो आप लोगों ने अगर किसी ने किया होगा कि VI ट्यूटर में, तो अगर एरो की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जिसने भी किया है बताना जरा। HJKL कोड, क्योंकि देखो क्या होता है ना, HJKL क्यों बताया गया है, क्योंकि पहले VI एडिटर के लिए ये एरो की ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, किसी कीवर्ड में होते सब में थे, किसी में काम करते थे नहीं करते थे, इसलिए HIJKL का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि HIJKL, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। अब अब वापस से मैं क्या रहता हूँ, कौन से मोड में चला जाता हूँ, इसके कमांड मोड में, ठीक है। अगर मुझे क्या करा, मैंने अभी तो क्या किया कि सिंपली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में क्या कर रहा था, सिलेक्शन कर रहा था, ठीक है, हाईलाइट कर रहा था। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक वाइज, मैं चाहता हूँ कि ब- सिर्फ मुझे इतने को ही हाईलाइट करना है, ये रहा जस्ट ओनली ये बीच वाली लाइन। तो ये क्या है, एक ब्लॉक है इतना, ये एक अपना ब्लॉक है, इसका अपना एक ब्लॉक है। तो अगर मैं ब्लॉक वाइज सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपली प्रेस करूंगा, ठीक है, Ctrl V। अब ये शिफ्ट V नहीं, Ctrl V। देखो नीचे क्या लिखा है, विजुअल ब्लॉक। अब क्या कर सकते हैं, जहां पर मेरा कर्सर है वहां से क्या करेगा, देखो ऐसे ऊपर जाएगा ब्लॉक वाइज, मतलब ओनली अगर मैं पहले से इतना सिलेक्शन बना लिया, अगर मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये क्या है, ब्लॉक वाइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो ब्लॉक वाइज, सिंपली ब्लॉक वाइज ये सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले से ही अगर मैंने इतना बनाया तो इतना ही सिलेक्ट करेगा ब्लॉक वाइज। मैं फिर से दिखाता हूँ, अगर मुझे इसी ब्लॉक को शिफ्ट करना तो मैं अपना कर्सर लेकर जाऊंगा, ये रहा, ये रहा, मेरा यहाँ कर्सर लेके आ गया, ठीक है, MK। अब मैं क्या हूँ, Ctrl V किया मैंने, विजुअल ब्लॉक अपनी, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इतना सिलेक्ट आ जाए। अब इसके बाद दो, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये क्या है, ब्लॉक में सिलेक्शन किया इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करना है। अभी तो मैंने वर्ड बाय वर्ड किया, अब ब्लॉक बाय ब्लॉक सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि ये रहा, मेरे यहाँ पर कर्सर है तो ये मिडिल में है, मुझे अगर लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज करेंगे Shift V।
अब देखो इसने क्या कहता है, जिस लाइन में कर्सर था उस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर दिया। अगर मुझे ऊपर की लाइन को सिलेक्ट करना तो लो, अब ये लाइन बाय लाइन सिलेक्शन कर रहा है, ना कि वर्ड बाय। ऐसे हम नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है विजुअल लाइन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गया है स्केप मोड में से लगा। अब क्लियर हो गया सबका। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मेरी तरफ से वी एडिटर जो था, मैं अपने तरफ से मैक्स आपको करवा दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। इसके बाद मैं जो वी आई ट्यूटर आपको बताया है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे कि मैंने कल हमारे एक दोस्त से ओपन करवा के टास्क दिया था, इसी तरीके से ये भी टास्क समझिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। विजुअल ब्लॉक का कमांड रिपीट करना, हाँ देखो, कंट्रोल वी प्रेस करूंगा मैं, ये आ गया विजुअल ब्लॉक। अब मेरा कर्सर कहाँ पर है, किसी को पता था? ये रहा मेरा कर्सर यहाँ पर 253 पर। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 253 कॉलम और 1, इतना ही मुझे सिलेक्शन करना है। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर एरो प्रेस, ऊपर वाली प्रेस की मैंने, ये रहा बस। इसने इतना ही सिलेक्शन करेगा, नीचे भी ऊपर भी एक ब्लॉक बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर ब्लॉक इस साइड भी बना सकता हूँ, इसके इस साइड, यहाँ पे इतना ब्लॉक बना लिया। अब मैं पूरा ऊपर तक इतना ही ब्लॉक सेलेक्ट कर पाऊंगा, ये आपका ब्लॉक लेवल। आई होप सबका अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं कहाँ पर था, वी आई ट्यूटर के बारे में बता रहा था। गाइज एक काम कीजिए, अब साथ में आप जिस भी चैप्टर को कर रहे हो, और जो वो कीवर्ड बता रहा है, जो वो वर्ड बता रहा है, उसको सिंपली एक छोटे से नोट्स टाइप का बनाइए, उसकी छोटी सी समरी लिख लीजिए। जैसे कि हमारे एक दोस्त ने अच्छे, बहुत ही अच्छे नोट्स बना रखे थे कल जब उसने टास्क दिखाया था। आई एम वेरी इम्प्रेसिव की स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उसका उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कमांड को, इसका मतलब क्या है। अगर आप ऐसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स बनाओगे, आपको लाइफ टाइम काम आएगी। क्योंकि वीआई ट्यूटर आज नहीं तो कल क्या की कहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने एक बार नोट्स बना लिए तो आपको क्या है, दो चीजें होंगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरी आपके पास नोट्स है, डबल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और आई होप ये सबको करना है, वीआई ट्यूटर वाला तो आपको एज ए नोट सबको करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ जो कमांड थी, यहाँ तक हमारी कमांड्स कंप्लीट हुई, ठीक है। तो फिल्टर करना आप लोगों को आ गया, आउटपुट को कैसे फिल्टर करना है, फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे कट करना है, ठीक है, कैसे रिमूव करना है, कैसे एक फाइल को आपको मूव करना है। फाइल सिस्टम हायरार्की का आपको आइडिया होगा, कहाँ पर आपको फाइल सेव करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, कौन सा आपका प्राइवेट स्पेस है, कौन सा आपका पब्लिक स्पेस है, ये सब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और भी थोड़ा बहुत अच्छे के साथ, ठीक है। और जो हमारे टास्क बताए उनको अच्छे से कर लिया आपने, ठीक है। डायरेक्टरी कैसे चेंज करोगे, एलएस कैसे कमांड काम करता है, एडब्ल्यू के कट, सबका अपना अपना एक पर्पज है, लोकेट, फाइंड, ये सारी चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ। आई होप कि एक लिनक्स के लिए यहाँ तक कि इन सारी चीजों को आना बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप चीजों को मैंने इतना डीप में बताया कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी से प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं भी टास्क परफॉर्म कर पाओगे। अब आपको कोई भी लिनक्स बोलेगा, कंसोल दे दे कुछ बोला कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, आपको ये कट करना है यहाँ से यहाँ, आपको सीधा ध्यान में आए कि हाँ मुझे कितना कट करना है, कितना क्या करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपने कमांड को यूज कीजिए, ठीक है। कहीं पर कट कमांड उससे फास्ट होगी, उस काम को कर सकते तो कट को यूज किया। एडब्ल्यू के में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना, जब जो काम कट कमांड कर सकते तो कट से कीजिए। जो कमांड कट से बियॉन्ड है तो उसके लिए एडब्ल्यू को यूज कीजिए। जैसे ग्रैप है, ई ग्रैप है, सबका अपना एक पर्पजली पर्पज है, ठीक है। जहाँ जो कमांड अपना साथ छोड़ दी उसके बाद दूसरी कमांड उसको टेक ओवर कर लेती है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सेल एक्सपेंशन। सेल एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या है वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। सेल एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, सेल एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, मतलब देखो क्या आता है। एक मिनट मुझे अपने टॉपिक बताने दीजिए।
तो गाइस क्या है ना, देखो आपको नहीं, सबसे पहले सेल एक्सपेंशन एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। देखो क्या है ना कि टर्मिनल पे अभी तक आप कमांड फायर करते आ रहे हो, कुछ भी कमांड लिखी, LS LSBL लिखे, DF ग्रेप, कुछ भी आपने कमांड अपने टर्मिनल पर लिखी, ठीक है। वो क्या है, वो इसके लिए सिंपली एक स्ट्रिंग्स है, ठीक है, डेटा स्ट्रिंग्स है, सिंपली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब वो डेटा स्ट्रिंग्स कर्नल के पास जाने से पहले कमांड कैसे बन जाती है, ठीक है, इनको, यही है हमारा एक लॉजिक होता है समझने वाला, ठीक है। और ये लॉजिक अगर आपको नहीं पता कि इसके ऊपर जो भी हम कमांड लिख रहे हैं वो बिहाइंड द प्रोसेस कैसे हो रही है, मतलब हाउ कमांड्स प्रोसेस ऑन द टर्मिनल, ठीक है, सेल के ऊपर कैसे वो टाइम वो प्रोसेस हो रही है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो देखो अभी आपको इतनी इसको जरूरत भी नहीं है अभी इस टाइम पे आज सीखने के लिए, और आज हम इसको सीखने वाले भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। ये हमारा, जब हम बेस्ट स्क्रिप्टिंग सीखेंगे उसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होगे और आपको अगर ये नहीं पता कि आपके टर्मिनल पर जो कमांड हम लिख रहे हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, कैसे वो प्रोसेस कर रही हैं, अगर आपको उनका आइडिया नहीं होगा तो आप हमेशा आपकी स्क्रिप्ट में एरर आएंगे, ठीक है, आपको एरर से फेस करना होगा। और वो एरर क्या है, और तब तक आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे जब तक आपको उस चीज का नहीं पता हो, क्योंकि वो ऐसी एरर होगी, वो कॉमन एरर होंगी, स्टूपिड एरर बोल सकते हैं जिनको, क्योंकि किसी ने आपको नहीं बताया होगा डायरेक्टली, अगर आपको फॉर लूप बता दिया होगा, इफ बता दिया होगा, व्हाइल बता दिया होगा, वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये बता दिया होगा, और वो बिहाइंड द सीन आपको नहीं बताया होगा, तो आपके पास वो ऐसी एरर होंगी, मतलब कि आप सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब तक आपको नहीं पता होगा तो आपको मजा नहीं आएगा उसमें, क्योंकि जब कोई भी, ये तो बेस्ट स्क्रिप्टिंग है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं, पाइथन है, सी हो, कुछ भी हो, तो उससे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि वो कैसे प्रोसेस कर रही होगी, उसी हिसाब से हम अपने कोड को लिखते हैं। हाँ, ताकि अगर एरर भी आती है तो उस एरर को मुझे कैप्चर करना है तो मैं उसको कर लूंगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब भी ये कमांड प्रोसेस करती है ना, ये 5 स्टेप फॉलो करती है, ठीक है, 5 स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टू प्रोसेस कमांड ऑन द सेल या टर्मिनल, कुछ बोलो, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉलो 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप्स का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप वो यूज करती है टोकनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको टोकनाइजेशन बोलते हैं, TOKEN कर देती है, टोकनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप आपका होता है कमांड आइडेंटिफिकेशन, कमांड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप आपका क्या होता है, सेल एक्सपेंशन, जो हमारा टॉपिक आज, थर्ड स्टेप क्या होता था, सेल एक्सपेंशन। आपको इनके डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली लेके जाऊंगा, ठीक है। चौथा क्या होता है, कोड रिमूवल, कोड रिमूवल। पांचवा स्टेप क्या होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पांचवा स्टेप, ठीक है, रीडायरेक्शन। सबसे लास्ट स्टेप होता है वो जो हम पढ़ चुके हैं। और हम एज ए लिनक्स एडमिन विदाउट, जब तक बेस्ट स्क्रिप्टिंग नहीं करते तब तक हम क्या इनको कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज कर देता है। रीडायरेक्शन आपको पता चल गया, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन को कैसे यूज करते हैं, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन मैंने आपको बता दिया, इसलिए अपने बेनिफिट के लिए आप उसको यूज भी कर रहे हैं। लेकिन जब स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं तो स्क्रिप्टिंग में भी हम इसको यूज करते हैं, और स्क्रिप्टिंग में कौन सा स्टेप आता है, मतलब कि स्क्रिप्टिंग का नहीं है, कमांड प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप आता है। ऐसे ही जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो आज हमारा टॉपिक है सेल एक्सपेंशन, उसको एज योर नीड, आप हमारी नीड के अनुसार हम उसको यूज करते हैं। लेकिन आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, टोकनाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही कमांड आई, ठीक है,
इस सेल के ऊपर हमने टाइप किया, तो वो नॉर्मली क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें ऑपरेटर यूज किए हैं, कुछ भी यूज किया है, किसी को कुछ नहीं पता। वहां पर क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है उसका टोकनाइजेशन, उसमें से इसका टोकन में इसको अलग किया जाता है, और मेटा कैरेक्टर के बेस पर। मेटा कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे पाइप सिंबल हो गया, स्पेस हो गया, टैब हो गया, नो लाइन हो गया, 10 मेटा कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। उन मेटा कैरेक्टर के बेस पे टोकनाइजेशन किया जाता है, उनको टोकन में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद टोकन में डिवाइड करने के बाद इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें वर्ड कौन से हैं और ऑपरेटर कौन से हैं, ठीक है, वर्ड्स कौन से हैं और ऑपरेटर कौन से हैं। उसके बाद कमांड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या, वर्ड में और ऑपरेटर में उनको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कमांड आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि हाँ ये कमांड होगी और उसके ये आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। कमांड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये डीप स्टेप भी हम पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप आता है आपका सेल एक्सपेंशन। अब सेल एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये सारा सेल एक्सपेंशन नहीं आपका ओनली वर्ड पे काम करता है, ठीक है, ऑपरेटर्स पे सेल एक्सपेंशन काम नहीं करता। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कभी भी आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कभी भी देखना उन ऑपरेटर्स पे आप सेल एक्सपेंशन का कभी यूज नहीं करते। ये ओनली जो हमने टोकनाइजेशन से वर्ड बनाया, मतलब कि हाँ ये वर्ड है, उस पर सेल एक्सपेंशन काम करते हैं। जब ये सारी चीज हो गई कि टोकनाइजेशन हो गया, कमांड आइडेंटिफाई होगी और सेल एक्सपेंशन कर लिया कि हाँ, सेल एक्सपेंशन में नॉर्मली आते हैं ये आगे स्टार आ गए, ये आ गए, ये सारी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको सेल एक्सपेंशन कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, कोट रिमूव, जितने भी कोट होंगे वो कोट रिमूवल का काम होता है यहाँ पर। फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप आपका डिसाइड करता है कि अब हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा या किसी फाइल में जाएगा या किसी और जगह जाएगा। ये काम फिफ्थ स्टेप में होता है। आई होप कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। इसको सीधा सा सीधा बोल सकते हो कि जो भी आपने टर्मिनल पे टाइप किया वो सीधा स्कैन होता है, उसमें 5 स्टेप काम करते हैं, ठीक है। और 5 स्टेप कौन से होते हैं, टोकनाइजेशन, कमांड आइडेंटिफिकेशन, सेल एक्सटेंशन, कोड रिमूवल, रीडायरेक्शन। 5 स्टेप्स होने के बाद जब हमारी कमांड का आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, और ये 5 स्टेप फॉलो होने के बाद कर्नल के पास जाते हैं, उसके बाद हमें पास आउटपुट आता है। आई होप कि जनरल ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अभी डोंट आस्क कि सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, आपको अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सेल स्क्रिप्टिंग जब मैं आपको करवाऊंगा, बेस्ट स्क्रिप्टिंग का जो हमारा मे बी मिडिल रखूंगा या लास्ट चैप्टर रहेगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि टोकनाइजेशन एक्चुअल में कैसे होता है, कमांड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, सेल एक्सपेंशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं सब हम उसको यूज करने वाले हैं। सेल एक्सपेंशन डायरेक्टली आप सीधा कमांड फायर कर दी, कैसे यूज करने वाले हैं, वेरिएबल ये कैसे हम यूज करने वाले हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन एक्चुअल में कैसे हो रहा है वो वहां पढ़ोगे। कोड रिमूव कैसे हो रहे हैं और उसके बाद वो कैसा आउटपुट बन के या कैसी कमांड बन के कर्नल के पास जा रही है, उसके बाद रीडायरेक्शन कैसे हो रही है, सारी चीजें मैं आपको पूरा डेप्थ में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये 5 स्टेप्स, और ये पूरा अपने आप में पूरी एक क्लास है ये, ठीक है। और आई होप कि शायद ये कहीं नहीं है, शायद है, कुछ लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ, लेकिन आप कहीं भी जाते हो, नॉर्मली बेस्ट स्क्रिप्टिंग भी सीखती हो कहीं भी, तो वहां पर क्या सिंपली आपको क्या करते हैं कि स्क्रिप्टिंग बता देते हैं, लेकिन इन स्टेप्स के बारे में बहुत रेयर ही जिक्र किया जाता है। अब जैसे कि आप कई जगह देखोगे सेल एक्सपेंशन सीधा बता दिया कि हमारा टॉपिक सेल एक्सपेंशन है, और सेल एक्सपेंशन में ये बताना एक्चुअल में जो राइट वे था वो नहीं बताया, क्योंकि अगर इसको सेल एक्सपेंशन को अगर आप राइट वे से बताओ तो आपको ये सारी चीजें जिक्र करनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसको पता होगा वो सारी चीजें जिक्र करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो जिक्र नहीं करेगा। यस, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जब भी कोई भी कमांड लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, एको किया, ठीक है, एक चीज बता रहा हूँ, देखो, एको एको किया, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया, एको कर दिया, डॉलर कर दिया, मैंने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया पाथ यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया ये, उसके बाद मैंने कर दिया इसका आउटपुट मुझे किसी में चाहिए, किसी भी फाइल में चाहिए, ठीक है, मैंने कमांड है। अब क्या, अभी तक ये क्या है हमारे लिए, सिंपली क्या है, डाटा स्ट्रीम्स है, ठीक है, डेटा स्ट्रीम्स है इसके लिए, ठीक है।
हमारे लिए भी बस ओनली क्या है, टर्मिनल डेटा स्ट्रीम से इसने क्या कर दिया, इसको भेज दिया। और सबके लिए डेटा स्ट्रीम से हमें हमें पता है कि ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या करता है, जब ये यहाँ से आप हिट एंटर करते हो तो इसको स्कैन किया जाता है, इसको इन 5 स्टेप में फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि कुछ मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, 10 मेटा कैरेक्टर होते हैं। पाइप सिंबल होता है जिसमें, उसके बाद न्यू लाइन, टैब, ऐसे 10 मेटा कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनके बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसके बेस पे इनको टोकन में डिवाइड किया जाता है कि हाँ ये वर्ड है या ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर कौन से आगे, ये रे, ये वाले ऑपरेटर, सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, लेस देन, सिंगल लेस देन, डबल लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जितने भी आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बेस पर आपको डिवाइड किया जाता है कि ये वर्ड्स में है, वर्ड है या ऑपरेटर है। और क्या है, ऐसे ही पढ़ता है ये बीच से, ECHO, ओके, इको, उसके बाद स्पेस आ गया, मतलब हाँ एक मेटा कैरेक्टर है, मतलब ये क्या, हमारी को एक वर्ड है। उसके बाद इसने क्या, इसको अलग कर दिया। उसके बाद ये आ गया $USR, ओके, $USR, ये एक वर्ड है। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करूँ अभी एक्सप्लेन करूंगा तो खिंच जाएगा आप लोगों के लिए, अजपुज हो जाएगा। उसके बाद फिर स्पेस आ गया, स्पेस एक मेटा कैरेक्टर, उसके फिर हाँ ये भी एक वर्ड है। उसके बाद ये आ गया रिडायरेक्शन ऑपरेटर, ये भी क्या है एक्चुअल में मेटा कैरेक्टर ही है एक। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ तक इसमें कुछ नहीं लिया, इसको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया FILE, फाइल, ओके, यहाँ पे फिर स्टॉप हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, हर एक फाइल क्या है लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर से खत्म होती है इको कमांड। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3 वर्ड है। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, अब इसने देखा हाँ ये ऑपरेटर, ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करने की एक डेफिनेशन है, वो आपको मैं बताऊंगा। ये रहा, अब ये एक ऑपरेटर, मतलब यहाँ पर 3 वर्ड है, एक ऑपरेटर है। टोकनाइजेशन स्टेप में इतना पता चल गया। अब कमांड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि कमांड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी जो भी पहला वर्ड होगा वो आपकी कमांड होती है। उसके बाद वो अगर स्पेस सेपरेटेड है, ठीक है, वो एक, आपने किसी ने सुना होगा IFS करके। ठीक है, वहां पर जो वैल्यू सेट कर दी जाती है उसके बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ वो क्या है। नहीं IFS नहीं, इसमें यूज नहीं होता IFS। ठीक है, कमांड आइडेंटिफाई की जाती है कि यहाँ पर स्पेस सेपरेटेड और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, ये इसके आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद कमांड आइडेंटिफाई हो गया, सेल एक्सपेंशन आता है भाई। सेल एक्सपेंशन क्या करता है, इन पे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये $USR एक सेल एक्सपेंशन के अंदर आता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर काम करता है, ओनली वर्ड्स पर, ये ऑपरेटर है इसके ऊपर काम नहीं करता। अगर इसको हमें कोट में दिया हुआ है कुछ में, अगर जहां पे इसमें कोट्स होगी तो क्या कर दिया, रिमूव करने का काम करता है, कोट रिमूवल। उसके बाद ये रिडायरेक्शन वाला स्टेप, 5th स्टेप परफॉर्म होता है कि हाँ आउटपुट कहाँ जाएगा, हमारा स्क्रीन पे आएगा, फाइल में जाएगा। ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू है। यस, थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पता चला, डोंट वरी, इसमें मस्त वाला डीप में जाएंगे, मजेदार कंसेप्ट बनेगा ये भी आपको। फिर आप लोगों को बोला यार मैं बेसिक किया तो बेसिक कैसे काम कर रहा है, लेस एरर प्रोन आप अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट लिख पाओगे, लेस एरर। ठीक है, इस चीज की मैं बताता हूँ। अब बेस्ट, जब बेस्ट स्क्रिप्टिंग करेंगे बहुत मजा आने वाला है। तो आई होप कि बेसिक आपको बता दिया कि ओवरव्यू क्या है, और उसके अंदर एक थर्ड जो स्टेप है सेल एक्सपेंशन, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो भी हमारा। तो लिनक्स में बहुत सारी कमांड होती हैं। ठीक है, लिनक्स में बहुत सारी कमांड होती है जो सिर्फ सेल के अंदर, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और गलत बोल रहा हूँ। देखो, लिनक्स में बहुत सारी ऐसी कमांड होती है जो सिर्फ ओनली सेल के अंदर डिफाइन होती है, या बहुत सारी ऐसी कमांड होती हैं जो बाइनरी की वजह से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर कोई कमांड सेल के अंदर ही डिफाइन है तो उसको हम बोलेंगे सेल बिल्ट इन कमांड। ठीक है, अगर कोई कमांड जो बाइनरी फाइल की वजह से एग्जीक्यूट होती है उसको हम एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। आई रिपीट,
लिनक्स में बहुत सारी कमांड होती हैं, मतलब बहुत सारी कमांड होती हैं। इनमें से कुछ कमांड शेल के अंदर डिफाइन की जाती है, जिनको बिल्ट इन कमांड बोलते हैं। जो कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो अपनी बाइनरी की वजह से एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल कमांड। फॉर एग्जाम्पल सीडी कमांड क्या है, सीडी कमांड एक शेल बिल्ट इन कमांड होती है, ठीक है। एलएस कमांड क्या है, एक बाइनरी बेस्ड कमांड है, ठीक है, वो बाइनरी का यूज करती है एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। और जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी बाइनरी फाइल्स हैं किसके अंदर मिलती है, या तो बिन डायरेक्टरी के अंदर या एस बिन डायरेक्टरी के अंदर, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल कमांड्स है वो बिन या एस बिन के अंदर को देखने को मिलती है। ये आपको समझ में आ गया। अगर मुझे यह पता करना है कि बिल्ड इन कमांड कौन सी है और एक्सटर्नल कमांड कौन सी है, उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, टाइप, TYPE, टाइप, उसके बाद मैंने लिखा CD। इसका पता करना कि ये बिल्ट इन कमांड है या एक्सटर्नल कमांड है, तो हिट एंटर। इसने क्या है बताया, CD इज ए सेल्फ बिल्ट इन कमांड। ओके, अब मुझे करना है टाइप। मैं पता करना चाहता हूँ टाइप, आगे मुझे पता करना चाहता हूँ LSBL के जो कमांड यूज कर, ये कौन सी कमांड, हिट एंटर। इसने क्या बताया, LSBL के इज स्लैश यूजर स्लैश बिन प्लस LSBL के। मतलब क्या है कि ये बाइनरी फाइल से एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। एक विषय मुझे पता चल गया कि इसने बता दिया CD कमांड तो बिल्ट इन कमांड है, और ये क्या है, इस बाइनरी की फाइल से एग्जीक्यूट कर, इसका मतलब ये एक एक्सटर्नल कमांड है। एक और तरीका है, मैं ये एक कमांड और है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि हमारी जो एक्सटर्नल कमांड है वो कहाँ पर लोकेटेड है। उसकी लोकेशन अगर मुझे पता करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं विच कमांड, WHICH, विच। अगर मुझे LS लिखा तो ये क्या बताएगा, हाँ मेरी कमांड कहाँ पर है, स्लैश यूजर स्लैश बिन LS, ठीक है। अगर मुझे पता करना है LSBL के हिट एंटर, इसने बता दिया कि मेरा जो LSBL के कमांड है उसकी बाइनरी फाइल कहाँ पर जाके स्टोर है, ये रहा L यूजर और बिन डायरेक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि टाइप कमांड से और विच, टाइप कमांड से बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि वो शेल बिल्ट इन कमांड है या एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। और विच कमांड से मुझे अगर उसकी लोकेशन फैच करनी है, पता करना है कि पर्टिकुलर कमांड की लोकेशन कहाँ पर है या पर्टिकुलर पैकेजेस की लोकेशन कहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड को यूज कर सकते हैं, विच कमांड को, ठीक है। अगर हमें एक्सटर्नल कमांड को रन करना है तो उसके लिए हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल में या प्रोफाइल फाइल के अंदर उसकी एंट्री होनी चाहिए। अदरवाइज एग्जीक्यूट कराने के लिए उसकी फाइल फुल लोकेशन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। शायद आपको समझ में नहीं आया हो। देखो ये क्या LSBL के कमांड है, ठीक है। अब LSBL के कमांड है, मतलब क्या है कि अगर एक एक्सटर्नल कमांड है, अगर मुझे इस कमांड को ऐसे एग्जिट करना है LSBL की, फिर एंटर कर दिया, अब ये एग्जीक्यूट कैसे कर पा रही है, क्योंकि इसकी एंट्री किस में है, प्रोफाइल फाइल के अंदर। अगर प्रोफाइल फाइल के अंदर आपने इसकी एंट्री नहीं बनाई तो क्या होगा, आपको पूरा पाथ देना होगा USR/bin/LSBL के। अब इतना, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। प्रोफाइल फाइल्स क्या होती हैं, ये मैं आपको हमारा एक चैप्टर होगा पूरा वो बताएं, लेकिन इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू अभी हम नेक्स्ट आने वाले एक टॉपिक में ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर प्रोफाइल एक्सटर्नल कमांड है और तो उसकी एंट्री हमें प्रोफाइल फाइल के अंदर बनानी होगी, तो हम उसको डायरेक्ट उसके नाम से यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बाइनरी का फुल पाथ देना होगा, उसके बाद उस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पर या नहीं। खुशप्रीत, दिलकेश, बैजी, बाकी लोग भी हैं। 3 लोग ही क्लास में नहीं है, बाकी लोगों को भी जवाब देना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑपरेटर। मैं कंट्रोल ऑपरेटर के लिए एक फाइल बना लेता हूँ, सही रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। कंट्रोल, ठीक है। अब हम बात करने वाले कंट्रोल ऑपरेटर्स के बारे में। एक काम कर लेता हूँ, मैं इसका व्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब टॉपिक हमारा कंट्रोल ऑपरेटर, ठीक है। कंट्रोल ऑपरेटर एक्चुअली वो ऑपरेटर होते हैं जिनको हम मल्टीपल कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें अपने मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑपरेटर का यूज करना है। कई बार हमें अपने मल्टीपल कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, और इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप सीरियली अपनी अपनी कमांड्स को, मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मतलब स्टेप बाय वन आफ्टर अनदर, मतलब पहले, उसकी फिर दूसरी, उसके बाद तीसरी। सीरियली अगर आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसके लिए एक ऑपरेटर होता है। या आप क्या चाहते हो कि सारी कमांड पैरेलली एग्जीक्यूट हो, ठीक है, एक साथ एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए भी ऑपरेटर होते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल ऑपरेटर का मतलब यही है कि अगर आपको मल्टीपल कमांड को एक साथ यूज करना है, एक साथ यूज करना है, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल ऑपरेटर का, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है हमारा सेमीकोलन। ये रहा सेमीकोलन, हमारा एक कंट्रोल ऑपरेटर था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन ऑपरेटर ये क्या करता है, ये आपकी कमांड को क्या करता है, सीरियली एग्जीक्यूट करवाता है। सीरियली इन द सेंस, पहले पहली कमांड एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, ठीक, कैसे, जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक डेट कमांड है। ये क्या करती है, आउटपुट देती है डेट। आगे पीडब्ल्यूडी कमांड है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, शो करती है। एक कमांड है कैल, ये कैलेंडर बता रही है, ठीक है। अब मुझे इन तीनों कमांडों को अलग अलग फायर ना करके मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में इन कमांड को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया डेट, उसके बाद मैंने क्या कर दिया कंट्रोल ऑपरेटर, उसके बाद फिर मैंने लिखा पीडब्ल्यूडी, फिर कंट्रोल ऑपरेटर सेमीकोलन, फिर मैंने लिख दिया कैल, फिर मैंने क्या किया सेमीकोलन। सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तीनों कमांडों को एक साथ मैं यूज करना चाहता हूँ, तो हिट एंटर मैंने, देखो इसमें देखो, पहले डेट कमांड का आउटपुट दे दिया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कमांड का आउटपुट दे दिया, उसके बाद इसने क्या कर दिया, आपका कैल कमांड का आउटपुट दे दिया। अब इसने क्या, पहले इसको एग्जीक्यूट किया डेट कमांड को, फिर पीडब्ल्यूडी, फिर कैल कमांड को। अब एक चीज, यहाँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली कमांड सक्सेस हुई या फेल हुई, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर आउटपुट में एरर आई तो एरर शो कर देगा, अगर सक्सेसफुल आई तो उसका आउटपुट शो कर देगा, इसे इट डजेंट मैटर। ये सीधा क्या है, पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद इसको करता है, फिर इसके बाद इसको करता है, लेकिन ये कमांड इसके ऊपर डिपेंड है, ये कमांड इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये कमांड को फायर करता है। अब जैसे कि मैंने क्या कर दिया, इसका एग्जाम्पल जेड डेट कोई कमांड नहीं होती, ये रहा सेमीकोलन, पीडब्ल्यूडी, सेमीकोलन और कैल, और मैंने हिट एंटर कर दिया। देखो जेड कोई कमांड नहीं थी, उसका आउटपुट इसने एरर दिखा दिया, उसके बाद टीएमपी, फिर कैल का इसने आउटपुट शो कर दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी सेमीकोलन ऑपरेटर का क्या यूज होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है, वो आता है एम्परसेंड ऑपरेटर। ये एम्परसेंड, ठीक है, एंड जिसे बोलते हैं आप, ये क्या एम्परसेंड, AMPHERSAND, एम्परसेंड ऑपरेटर। एम्परसेंड ऑपरेटर ये क्या करता है, ये आपकी कमांड को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाता है। पिछले वाला क्या करता था, सीरियली एग्जीक्यूट करवाता था, ये क्या करता, पैरेलली एग्जीक्यूट करवाता है। कैसे, जैसे मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। मैंने लिखा डेट कमांड, ठीक है, मैंने क्या एम्परसेंड एंड लगा दिया, और उसके बाद मैंने क्या लिखा PWD, हिट एंटर। इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया कि
पहले वाली को इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड में डाल दिया, ठीक है, और दूसरी वाली को एग्जीक्यूट करवा दिया। ऐसे आप चाहे तो कितनी भी कमांड दे सकते हो। क्यों, इसने क्या किया, इसका एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में डाल दिया और इसका एग्जीक्यूशन क्या कर दिया इसने, स्क्रीन पे शो कर दिया। देखो आउटपुट दोनों का आया है, क्योंकि ये कमांड फास्ट एग्जीक्यूट कर रही थी, इसका आउटपुट कम था, ये फास्ट एग्जीक्यूट यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर दी। अब उसके बाद जो है, बैकग्राउंड में डली हुई थी, अब उसका भी आउटपुट आया है, ठीक है, वो उसका आउटपुट यहाँ इसने क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर होगा आप लोगों को। डेट कमांड अब डन भी होगी, इसने हिट एंटर किया था, आपको दिखा दिया कि डेट कमांड भी फायर होगी। अगर यहीं पर एल के बजाय मैं क्या करता हूँ, जैसे एक स्लिप कमांड होती है हमारी, स्लिप दिया मैंने 5, स्लिप कमांड के बारे में पहले बता ये रहा, 5 सेकंड तक आप कुछ कर नहीं सकते और आपने स्लिप कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, स्लिप कर दिया, मुझे तो क्या करना, और भी कमांड चलानी है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। अब मैं ऐसा कर दिया, अगर स्लिप कमांड के साथ स्लिप 5 और मैंने क्या मुझे क्या कर दिया 10, 10 किया, सेमीकोलन ऑपरेटर क्या बोला, मैं सीरियली चलाऊंगा, उसके बाद डेट कमांड कर दिया, लो हिट एंटर। अब क्या है, ये डेट कमांड इसके ऊपर डिपेंड होगी, जब तक ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी तब तक ये क्या है, नहीं चलेगी। अब क्या, आपको इसका वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका आउटपुट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये काम अगर मैं एम्परसेंट ऑपरेटर से कर देता हूँ, ये सिंपली मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है भैया, पहले ले चलाओ, ठीक है, जिसका आउटपुट पहले आएगा उसके इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरी एंटर कर दिया, लो इसको बैकग्राउंड में डाल दिया और इसको क्या कर दिया, इसका आउटपुट इसने स्क्रीन पे शो कर दिया। अब जैसे 10 सेकंड हो गए, उसका भी क्या होगा, अपना काम खत्म और वो भी बैकग्राउंड से हट जाएगी, ठीक है। देखो हिट एंटर से मैंने क्या, स्लिप कमांड भी इसने क्या कर दिया, दिखा दिया कि ये भी डन हो गया। आई होप कि एम्परसेंड ऑपरेटर और सेमीकोलन ऑपरेटर का जो डिफरेंस था वो आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, देखो इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस कमांड है क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी या नहीं। इसकी हेल्प से हम, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी या नहीं हुई थी। एक्चुअली यह एक वेरिएबल है, जो एम्पर क्वेश्चन मार्क है, यह एक वेरिएबल है और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। वो वैल्यू प्रीवियस कमांड के सक्सेसफुल या फेलियर पे डिपेंड करती है कि प्रीवियस कमांड अगर सक्सेस हुई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर प्रीवियस कमांड फेल हुई तो उसकी एक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू, वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब एक वेरिएबल है, इसकी इस पे क्या वैल्यू स्टोर होती है, प्रीवियस कमांड के सक्सेस की या फेलियर की। जैसे कि अगर कमांड सक्सेसफुल हुई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कमांड सक्सेस है, इफ सक्सेस मतलब इसकी वैल्यू होगी 0। अगर अगर नहीं है, इफ नॉट सक्सेस प्रीवियस कमांड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या कोई भी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, इसका मतलब वो सक्सेस नहीं हुई। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने क्या कर दिया, एक पीडब्ल्यूडी कमांड मैंने फायर की, सक्सेसफुल होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने अब मैंने क्या कर दिया, इको किया, एको इसको यूज करेंगे हम, एको डॉलर, क्योंकि एक वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की वैल्यू को हमें देखना है तो डॉलर का यूज करना होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क साइन, ये रहा राइट एंटर। मतलब क्या, प्रीवियस कमांड क्या हुई थी, सक्सेस हुई थी, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर प्रीवियस कमांड जैसे कि मैंने लिख दिया जेड डेट, ये कोई कमांड नहीं थी, लो अब मैं एको डॉलर करता हूँ, ये लो इसने क्या आउटपुट, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, इस सिस्टम में 127 डिफॉल्ट है, किसी में 128 होगा, किसी में 1 होगा, तो कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है अगर कमांड सक्सेस है। तो इससे ये हमें स्क्रिप्टिंग में भी कई बार बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अगर कोई कमांड सक्सेस हुई उसके बेस पे आपको क्या कोड लिखना है, अगर कमांड फेल हुई तो आपको क्या शो करना है, यहाँ पर इसका काफी यूज किया जाता है। इसलिए आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का क्या मतलब है। आई होप ये तीनों ऑपरेटर आपके क्लियर हुए यहाँ पे।
गौरव ने मुझसे पूछा इसका यूज कहाँ हो सकता है। मैं बताता हूँ गौरव जी, क्या होता है कि जब आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, जैसे कि आप लिनक्स में कोई भी मशीन ओपन किया, आपने क्या कर दिया कि वीपीएन ऑन किया या कुछ सर्वर चलाया या कोई एप्लीकेशन रन की, क्या होती है वो एप्लीकेशन क्या करती है, जैसे रन करेंगे ना वो आपको टर्मिनल को लेके बैठ जाएंगी, मतलब टर्मिनल पर बहुत सारी लाइनिंग चलती रहेंगी। ठीक है, अगर वहां से आपने कंट्रोल सी कर दिया तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको तो और भी कमांड चलानी है ना, एक ही काम नहीं है कि आपने वीएलसी चला लिया और कोई एक एप्लीकेशन चला लिया और वो टर्मिनल वहां पर उसने उस पर कब्जा कर लिया और आप उस पर नहीं कर सकते। इसको कम वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस कमांड के साथ पीछे एंड ऑपरेटर लगा दीजिए। वो क्या क्या बैकग्राउंड में चलती रहेगी और उसका आपका काम भी नहीं रुकेगा और काम चलता रहेगा। आई होप आपका एम्परसेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा डबल एम्परसेंट कंट्रोल ऑपरेटर। ठीक है, डबल एम्परसेंट कंट्रोल ऑपरेटर। डबल एम्परसेंट कंट्रोल ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, ये एंड, ये और वाला एंड नहीं, ये ओ है, AND। ठीक, एंड ऑपरेटर। अब किसी, जो लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या कोई भी है, शायद कहीं ना कहीं आपको और एंड के बारे में, गेट होते हैं जो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। मतलब क्या होता है एंड ऑपरेटर में, जैसे कि कंडीशन वन है। हाँ, बिल्कुल सही नमन, आपको बताता हूँ। CONDITI कंडीशन, हमारे पास एक कंडीशन वन है। ठीक है, एक कमांड कंडीशन वन में और दूसरी कमांड CONDITI कंडीशन टू में है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में, आउटपुट, ठीक है आउटपुट। अब क्या होगा अगर पहली कमांड ट्रू है, अगर आपकी पहली कमांड ट्रू है तो क्या होगा, अगर दूसरी कमांड भी अगर हमारी ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, मतलब सक्सेसफुल। ठीक, अगर हमारी पहली कमांड फॉल्स है और दूसरी कमांड ट्रू है तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स, मतलब हमारे यहाँ का आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पहली कमांड ट्रू है और दूसरी कमांड आपकी क्या है, फॉल्स है, उसके बाद अब आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, मतलब आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी क्या होगा, आपका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। ठीक है, ये सबको शायद पता होगा, ये बेसिक होता है हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब मुझे चलता अपने स्क्रीन पर, ये रहा। अब मुझे इसको कैसे यूज करना है? जैसे मैंने क्या किया, एको किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट। ठीक है, एंड डबल एम्परसेंट, मैं लिखा किया एको सेकंड, एको सेकंड लिखा। अब क्या है, दोनों कमांड ट्रू है, हिट एंटर किया तो आपको फर्स्ट और सेकंड आउटपुट आ गया। अगर मैंने क्या कर दिया कि एको, पहली कमांड को मैंने गलत कर दिया, जेड एको, तो फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्या आएगा आपका आउटपुट में, हिट एंटर, कमांड नॉट फाउंड। मतलब क्या है, इसमें अगर एक भी कमांड का आउटपुट, एक भी कमांड गलत है, ठीक है, एक भी कंडीशन गलत है तो क्या होगा, आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट शो होगा। जैसे कि ये 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 क्या है, पूरा इस पर डिपेंड करता है इस कमांड पर, अगर ये सक्सेस है तो इसका भी सक्सेस है, दोनों का सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका आउटपुट स्क्रीन पे है। मतलब एक कंडीशन लगा दी कि दोनों सक्सेस हो तभी आपका काम हो। ठीक है, ये बेस्ट स्क्रिप्टिंग वगैरह में बहुत ज्यादा काम आता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग में ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। आई होप कि डबल एम्परसेंट का आपका यूज समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एम्परसेंट आता है, आपको बताता हूँ, डबल पाइप। ये वाले डबल पाइप, डबल पाइप मतलब डबल बोल सकते हैं हम, डबल वर्टिकल बार, वर्टिकल बार ऑपरेटर। ठीक है, डबल वर्टिकल बार ऑपरेटर। अब ये क्या करते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, लॉजिकल और की तरह।
लॉजिकल और ये लॉजिकल और की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब शायद आपको सबको पता होगा लॉजिकल और क्या होगा, इसका अपोजिट होता है एंड का। मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा था प्रैक्टिकली। जैसे मैंने क्या किया, एको किया, यहाँ लिखा फर्स्ट, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, एको किया मैंने फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डबल वर्टिकल बार का यूज किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एको सेकंड, SECOND सेकंड, हिट एंटर। अब इसने क्या ओनली फर्स्ट का, इस केस में क्या होता है कि अगर पहली कमांड ट्रू है तो ये क्या है, दूसरी कमांड को रीड ही नहीं करता, पहली कमांड का आउटपुट दे देता है। अगर आपकी पहली कमांड गलत है, जेड को दे दिया हिट एंटर, तो इसने क्या कर दिया, पहली कमांड का आउटपुट गलत है, उसका आउटपुट इसने रॉन्ग बता दिया कि फॉल्स है। उसके बाद दूसरी कमांड का इसको रीड किया और इसने क्या कर दिया, इसका आउटपुट बता दिया, इसका आउटपुट क्या है, सेकंड है। फिर से बताता हूँ, अगर आपने डबल वर्टिकल बार को यूज किया है तो अगर आपकी पहली कमांड सक्सेस होगी तो दूसरी कमांड को रीड ही नहीं करेगा। अगर आपकी पहली कमांड सक्सेस नहीं हुई तो आपकी दूसरी कमांड को वो रीड करेगा, उसके बाद आउटपुट उसके बेस पर डिसाइड होगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। एक ऑपरेटर हम कंटिन्यू यूज करते आ रहे हैं, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये रहा हैश सिंबल। ठीक है, ये जिसको हम पॉन्ड सिंगल होते हैं, पॉन्ड साइन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, सिंपली बात है, कमेंट वाला काम करता है। कमेंट्स मतलब क्या है, इस ये जो पॉन्ड साइन है, जो मैं अभी तक हर बार यूज करता हूँ, ठीक है, इससे पहले दिखाने के लिए यूज किया था मैंने। इसके बाद जो भी कुछ लिखोगे ये इसको क्या करेगा, टर्मिनल रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कमेंट है, इसको रीड नहीं किया जाता। आई होप इसके बारे में मुझे आपको प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है एक बैकवर्ड स्लैश, जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, जिसको हम बोलते हैं एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर, बोलते हैं हम एस्केपिंग, ESCAPING, एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर, SPEC स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर के बाद जो भी वर्ड या जो भी एक वर्ड लिखा है, वर्ड ही होगा, क्योंकि अगर स्पेस आ गया तो उसको मैटर नहीं करता। इस कैरेक्टर के बाद आपने जो भी कुछ दिया है, अगर उस वर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग होगा तो ये उसको स्पेशल मीनिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसका मतलब का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंपली सी इसका मतलब ये कह सकते हैं, देखो मैं जब आप में आज ही पढ़ाऊंगा मैं, एक कोटिंग होगा, एक कोटिंग का चैप्टर होगा हमारा, उसमें क्या है, कोटिंग बोल देते हैं या उसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर का चैप्टर है। उसमें क्या है कि तीन चीजें होती हैं, मतलब कि जैसे कि डॉलर हो गया, अब डॉलर हुआ, या हर एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं। जैसे डॉलर का यूज करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को वो शो करता है। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनका स्पेशल मीनिंग होता है। हम चाहते हैं नहीं, मुझे उनका स्पेशल मीनिंग एग्जीक्यूट नहीं करवाना, बस उसको स्पेशल मीनिंग चाहिए, एज इट इज वो प्रिंट हो। तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को यूज कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा, मैंने क्या कर दिया था इससे पहले, मैंने क्या किया था, एको किया और डॉलर किया। डॉलर एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर PWD लिया, हिट एंटर। इसने क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कर दिया। अब मैंने अगर एको करके इसके सामने मैं को स्लैश को लगा दिया ना, अब ये क्या है, सिंपली PWD को, मतलब इसने क्या कर, इसका जो स्पेशल मीनिंग था उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करने से रोक दिया। अब ये सिंपली एज इट इज स्क्रीन पे आपका आ गया। एक और तरीके से हम बैक स्लैश को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन स्लैश। ठीक है, एक और तरीका है जिसका हम इसके लिए इसका यूज करते हैं, जिसका एंड ऑफ एंड ऑफ लाइन। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपके टेक्स्ट बहुत बड़ा है या आपकी कमांड बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब कि आपकी पूरी कमांड ना इस पूरे के पूरे टर्मिनल पर नहीं आ रही, उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली सबसे एंड में एंटर करने से पहले क्या करोगे,
इस बैकस्लैश का आप यूज करो तो क्या होगा, आपके वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और आप अपनी कमांड को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल करके दिखा था मैंने, लिखा आपको, ठीक है। दिस इज कमांड लाइन, ठीक है। अब मैं अज्यूम कि मेरा यहाँ तक ही टर्मिनल था, मुझे इतना टर्मिनल मिला, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया अज्यूम यहाँ तक मैं टर्मिनल था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे और भी ज्यादा लाइन है और उसमें नेक्स्ट लाइन से करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल फिनिश हो गया, अज्यूम किया, ठीक है, छोटा टर्मिनल, तो मैंने क्या किया, बैक स्लैश का यूज किया और हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, आपकी इसी कमांड को एग्जीक्यूट करने की बजाय इसने क्या कंटिन्यू कर दिया। दिस इज कमांड लाइन, इट इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल मल्टीपल। अब फिर मेरे, चलो टर्मिनल खत्म हो गया, फिर मैंने क्या कर दिया, इस पे यूज किया हिट एंटर, कहने का मल्टीपल पार्ट्स। अब मेरी क्या हो गया, कमांड मेरी क्या होगी, फिनिश होगी। अब मुझे इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना, तो सिंपली सिंपल हिट एंटर करो, देखो दिस इज कमांड लाइन, इट इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल पार्ट। एंड ऑफ लाइन पर्पज से भी हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, आप मल्टीपल कमांड्स को यूज कर रहे होंगे एक ही लाइन में। अब आपका क्या हुआ कि टर्मिनल के एंड तक अगर कमांड फिनिश नहीं है, उस केस में क्या करो, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर रहिए, मतलब बैक स्लैश यूज करो, हिट एंटर करो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू, फिर एक बार इसको एंटर करो, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एंटर करो, फिर नेक्स्ट लाइन में, जब तक आपका कमांड कंप्लीट ना हो तब तक सो करो, उसके बाद हिट एंटर कर दो, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? इतने आपके कंट्रोल ऑपरेटर थे जो आप लोगों के सबके क्लियर हो गए होंगे। ओके, नमन क्या बोल रहा था, स्लैश आर स्लैश टी स्लैश टीसी। नमन क्या पूछना चाहते थे मुझे बताना। माइक में क्यों बता दो। हेलो। यस हाँ सर। नमन। सर वो वही ये न्यू लाइन के लिए और टैब्स के लिए वो भी ये बैक स्लैश यूज होता है। नहीं, ये बैक वो फॉरवर्ड स्लैश है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश एंड बैक स्लैश। माइक ऑफ कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है आपका। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश एंड बैक स्लैश। ओके, तो इसको देखो, जो आप बोल रहे हो ना, ये इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, SLA, फॉरवर्ड स्लैश। और जो ये है, ये आपका है बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, अब समझ में आया क्या तो बताइए। ओके, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ तक आपका कंट्रोल ऑपरेटर हुआ, और हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप भी पानी पुनी जिसको कहा है, चाय कॉफी वाटर रिफ्रेशमेंट होना, क्योंकि शायद हमारा 1 आवर और क्लास लेने का प्लान है मेरा, या मिनिमम 40 मिनट्स हो, तो सब में एनर्जी है, क्योंकि मेरे से ज्यादा ये एनर्जी होगी आप लोगों में। चैट में बता दो, है ना, तो ठीक है, 5 मिनट ब्रेक, देन कंटिन्यू, इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वाला टॉपिक भी। ओके, टेक 5। अरे 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा भैया, 5 मिनट काफी है।
हाय, सभी प्रेजेंट हो गया 5 मिनट ब्रेक? कंफर्टेबल? चाय कॉफी जिसको साथ में लेने के ले चुके हो? मेरे पास तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। करें स्टार्ट? ओके, देखो हम पढ़ने वाले हैं ना। वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स एंड एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर एक्सटेंशन। ठीक है, वी आर गोइंग टू अबाउट वेरिएबल्स एंड पैरामीटर एक्सटेंशन एक्सटेंशंस। ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पैरामीटर क्या होता है। व्हाट इज पैरामीटर? व्हाट इज पैरामीटर? ठीक है, ये पैरामीटर होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज ए, मतलब ए पैरामीटर, डेफिनेशन है ए पैरामीटर इज एनी एंटिटी, एनी ENTIT, कोई भी एक एंटिटी है जो वैल्यू को स्टोर करती है, दैट स्टोर वैल्यू। ओके, जो वैल्यूज को स्टोर करती है वो एक एंटिटी जो वैल्यू को स्टोर करती है वो एक पैरामीटर। एंटिटी का मतलब क्या हो सकता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक उस जगह को हम एक नाम दे देते हैं और उसको हम बोल सकते हैं एंटिटी। ठीक है, वो जगह आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आपकी मेमोरी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं एक एंटिटी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एक पैरामीटर। पैरामीटर कोई भी एक एंटिटी है जो आपकी वैल्यू को स्टोर कर सकती है। अब मैंने क्या बोला? पैरामीटर। इसको मैं सेल पैरामीटर भी बोल सकता हूँ। हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेल पैरामीटर। क्योंकि पैरामीटर हो गया, हम सेल में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सेल पैरामीटर। अब सेल पैरामीटर भी यही होते हैं और सेल पैरामीटर का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए और रेफरेंस ऑफ यूजफुल डेटा। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया, पैरामीटर में एक डेटा स्टोर किया। ठीक है, सेल पैरामीटर में तो एक तो काम ये है कि अब डेटा को स्टोर करें। दूसरा, अगर हमें उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर उस डेटा को हमें यूज करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस बताना पड़ेगा कि भैया वहां जाओ, वहां पर आपका डेटा मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि स्टोर करने के लिए डेटा को और उस डेटा को रेफर करने के लिए भी हम पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप के सेल पैरामीटर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल पैरामीटर्स। सेल पैरामीटर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है 1, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वेरिएबल्स एक सेल पैरामीटर है जो क्या है, हम जिसको हम बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन, ठीक है। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है इसको बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर्स, ठीक है। तीसरा होता है आपका स्पेशल पैरामीटर्स। स्पेशल पैरामीटर, ये पैरामीटर 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो मोस्ट कॉमन होता है वेरिएबल्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पोजिशनल पैरामीटर और स्पेशल पैरामीटर्स के बारे में। लेकिन आज का हमारा फोकस क्या रहेगा? वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल्स एक सेल पैरामीटर है। अब वेरिएबल्स क्या है? सिंपली अब मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? ये आप वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? सिंपली इसकी डेफिनेशन है
वेरिएबल्स आर पैरामीटर्स, ये क्या है, पैरामीटर्स है। वेरिएबल आर पैरामीटर्स whose value you can change, whose value you can manually change, जिनकी वैल्यू मैनुअली चेंज कर सकते हैं उनका वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब क्या है कि पैरामीटर को हम वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आर पैरामीटर whose value you can manually change, जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं सिंपली, वो हो गए वेरिएबल। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पैरामीटर क्या है, वेरिएबल क्या है, एक टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है। पैरामीटर एक एंटिटी है जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है, और उन पैरामीटर्स को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, हम आपको जैसे ओवरव्यू देता हूँ। जब भी कोई एक वेरिएबल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है ना, तो उस वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे उसके अंदर हम जैसे कोई भी वैल्यू स्टोर की, मैंने राम, श्याम, सचिन या कोई भी कुछ भी हमने डाटा उसके कमांड का आउटपुट कुछ भी स्टोर किया, क्या होता है वो स्टोर आपका ज्यादा हार्ड डिस्क में होता है। लेकिन क्या है कि जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक क्या है, छोटी सी मेमोरी आपकी अलॉट हो जाती है, ठीक है। उस मेमोरी में जाके आपका क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। और जो आप जहां पर आपने उसको डिफाइन किया ना, वो डाटा स्टोर होने के बाद वहां पर क्या रहता है, सिंपली सिंपली उस वेरिएबल नेम के सामने उसका क्या रेफरेंस, एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। और जब भी आप क्या करोगे, उस वेरिएबल्स को जब आप मतलब जब आपको डाटा को रिट्रीव करना है, तो आप क्या करो, सिंपली उसका रेफरेंस देते हो। मतलब कि हाँ, मुझे क्या है, एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में मेंशन कर देते हैं कि ये पैरामीटर का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, उसको वैल्यू नाम देते हैं, वहां पर क्या मिलेगा, उसको रिप्लेस कर देगा उस मेमोरी एड्रेस से। और मेमोरी एड्रेस पर जाके जब आप देखोगे तो वहां पर आपको डाटा मिलेगा, और डाटा वहां पर क्या आ जाएगा, आपके आउटपुट में आ जाएगा। बिहाइंड द सीन एक ऐसा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक जगह ऐसा ही काम होता है वेरिएबल के केस में। वेरिएबल के लिए एक छोटी सी, एक पैरामीटर के लिए या वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। उस मेमोरी में जाकर आप अपना डाटा रख देते हो, और उसका एड्रेस उसके सामने, नाम के सामने क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है मेमोरी एड्रेस। और जब भी आप उसको अंदर डाटा आपको चाहिए, तो क्या होगा, आप उस डायरेक्ट उस मेमोरी एड्रेस पर जाओगे, अपने डाटा को फैच कर लोगे। सिंपली ही ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार ही वेरिएबल के साथ टचअप है कुछ लोग, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा समझना है मत। हम सोच सकते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स उसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स को हमने एक नाम दिया हुआ है, और उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, डेटा रखा हुआ है। अब जब भी मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू assign a value to a variable, दैट मीन्स, आप क्या समझो, दैट मीन्स you are you are putting data into the box। बस सिंपली आप बॉक्स के अंदर क्या कर रहे हो, डेटा इनटू द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना डेटा रख रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू रेफरेंस, रेफरेंस ए वेरिएबल, मतलब आप वेरिएबल को रेफर कर रहे हो। दैट मीन्स, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है, दैट मीन्स यू गेट द डेटा आउट फ्रॉम द बॉक्स। आप बॉक्स से अपने डेटा को बाहर, सिंपल एक मैंने क्या किया, आपको एक बॉक्स से एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप उसको कंपेयर करके वेरिएबल की डेफिनेशन को समझ जाओ कि वेरिएबल का मतलब एक्चुअली ये होता है कि एक छोटा सा बॉक्स लिया, वो बॉक्स को हमने नाम रखा, उसके अंदर कोई भी डेटा रखा, तो और उसके बाद जब भी हमें उसके अंदर के डेटा को चाहिए, उसके अंदर की चीज को चाहिए, हम क्या करेंगे, सीधा उस बॉक्स को रेफर करेंगे, भैया वो बॉक्स का नाम है, उस पर जाइए, वहां पर आपको आपकी चीज मिल जाएगी। और आप क्या करोगे, सीधा उस बॉक्स को देखोगे, खोलोगे, उसके अंदर से अपना डाटा लेके चले जाओगे। ये है आपका बॉक्स का एक एग्जाम्पल के साथ। आई होप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। एनीवन डाउट हियर, किसी को भी लगता कि मुझे वेरिएबल, पैरामीटर्स, ये सारी चीज समझ में नहीं आई, कंटिन्यू करें। क्लियर है ना। अब अब क्या होता है, दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं लिनक्स में, ठीक है।
एक मिनट स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन लिनक्स। लिनक्स में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं लिनक्स में। पहला टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, जिन्हें हम यह बोल सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल भी, इन्वायरमेंट, ठीक है, वेरिएबल, कोई इनको इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम बोल देते हैं। कई जगह कुछ लोग क्या बोल देते हैं, सेल वेरिएबल, सेल वेरिएबल, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल ठीक है, क्योंकि सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया, लेकिन जो मैंने यूज किया है ये रहा, इन्वायरमेंट वेरिएबल और सेल वेरिएबल, ठीक है। कुछ लोग सेल बोलते हैं, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन क्या है कि सेल वेरिएबल और इन्वायरमेंट वेरिएबल इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सेल वेरिएबल इन्वायरमेंट दोनों में क्या डिफरेंस मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप जब भी इन्वायरमेंट वेरिएबल शब्द यूज करो या सेल वेरिएबल शब्द यूज करो तो सोच समझ के आप यूज करोगे, ठीक है। ब्लाइंडली कभी मत यूज करना अगर किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इस कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, जो यूजर के द्वारा डिफाइंड वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, दूसरे क्या जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा पहचानने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप जब यूजर डिफाइंड वेरिएबल को यूज करोगे, जब आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, तो क्या है ना, आप चाहे उनको कैपिटल लेटर में क्रिएट करो या स्मॉल लेटर में क्रिएट करो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। लेकिन लिनक्स में क्या किया हुआ है, लिनक्स में मैक्सिमम जगह हम क्या करते हैं कि हम जो सिस्टम्स डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम बाय डिफॉल्ट कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं, ताकि सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल और यूजर डिफाइंड वेरिएबल में हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ भैया ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है और ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स को हम प्रीफर करते हैं कि हम स्मॉल लेटर में क्रिएट करें, ताकि हमारा जब भी हम लिनक्स में काम करें या कहीं भी किसी प्रोग्राम के साथ काम करें तो हम कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है या यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, ठीक है। इसलिए हम बनाने को अब कैपिटल लेटर्स में भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको बताओ, प्रिफर करो कि आप, अगर आपको डिफरेंशिएट रखना है कि आपको समझ में आए कि ये सिस्टम डिफाइंड है ये यूजर डिफाइंड है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल स्मॉल लेटर में क्रिएट करो। हाँ, अगर आप अपने जो वेरिएबल्स को आप क्या चाहते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस वेरिएबल को कैपिटल लेटर में क्रिएट कीजिए और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कीजिए, तो आप उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के रूप में भी बना सकते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन है। अब हम सीखते हैं कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरिएबल का नाम, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, जैसे कि मैंने लिखा मेटाक्सॉन, METAXON, मेटाक्सॉन। उसके बाद इक्वल साइन और इसके इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी, वैल्यू क्या रखी, मैंने रखा मेटाक्सॉन, मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दी, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक वैल्यू दे दी और हिट एंटर कर दिया। अब आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम इक्वल साइन के साथ कोई भी स्पेस यूज नहीं करते। मतलब मेरा ये है, ये इक्वल साइन है ना, इसके साथ कोई भी स्पेस यूज नहीं किया जाए, ना इससे पहले ना इसके बाद। लिनक्स में अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, वरना सिस्टम और कुछ समझेगा और एरर देगा, ठीक है। उसको कमांड समझेगा, उसके बाद इक्वल साइन को आर्ग्यूमेंट समझेगा और 1 2 3 4 को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट समझेगा। अगर इससे बचना है तो आप क्या करोगे, आपको स्पेस यूज नहीं करना है इक्वल साइन के, ना तो पहले ना बाद में। अगर मुझे अब देखना, मुझे इसकी वैल्यू को देखना है, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या डेटा है मेटाक्सन वेरिएबल के अंदर, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं करूंगा इको डॉलर करली ब्रैकेट्स क्लोज और ओपन, इसके अंदर मैं क्या दूंगा, मेटाक्सन मेटाक्सन, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में यही सही तरीका है,
अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को रिट्रीव करना है तो ये आपका सही तरीका है, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अगर आप विदाउट करली ब्रेसेस भी यूज करोगे डॉलर के साथ मेटाप्सन वेरिएबल को, तो आप क्या कर सकते हो, आपको तब भी आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो सही तरीका, तब भी ये आपकी वैल्यू देगा, लेकिन वो एक आपका एक अच्छा तरीका है। आप प्रिफर करो उसको, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी में सिंगल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पे आपको इस तरीके को यूज करना होगा, जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर एक्सपेंशन वाली जो बात आ जाती है, वो इधर ही आती है, ठीक है। उसके लिए जब आप पैरामीटर एक्सपेंशन के ऊपर बहुत सारी चीजें करते हैं तो इधर ही आती है वो बात, ठीक है। अब ये जो डॉलर करली ब्रैकेट है, ये क्या करता है, डॉलर के साथ हमने क्या कर दिया, करली ब्रेसेस नॉर्मल ये भी है और ये भी, ये क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। मेटाक्सन जो पैरामीटर है, इसको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। रेफर करने का काम क्या कर रहा है, डॉलर करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और इसके अंदर जो हमें पैरामीटर दे है उसको क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। मतलब हाँ, आपको यहाँ से रेफर करना है, ठीक है, कि आपको यहाँ से रेफर करके ही आपको अपनी वैल्यू मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है सीन यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली काम क्या है, आपने क्या किया, डॉलर करली ब्रेसेस और मेटाक्सन दे दिया, आपने क्या कर दिया, इसको एक रेफरेंस दे दिया कि आपको। अब ये क्या करेगा, सेल में इसकी वैल्यू को ढूंढेगा, ठीक है। सेल में जाएगा, उसके वैल्यू को देखेगा कि हाँ मेटाक्सन नाम का ये वेरिएबल या पैरामीटर एंटिटी कहाँ पर है, ठीक है। वो जाएगा और जहां पर इसको मिलेगा मेटाक्सन, जैसे ही मिला इसने, वो क्या करेगा, सीधा उठाएगा 1 2 3 4 5 जो इसकी वैल्यू, और इसको क्या करेगा, जो इको के बाद ये जो है पूरा डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एंटिटी, इसके साथ इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिख देगा, ये लिख देगा एको 1 2 3 4 5, इसने आप लिख दिया। उसके बाद हमारी कमांड फायर होगी और हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरामीटर एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को मतलब जब आपने एक वेरिएबल को रेफर किया डॉलर करली ब्रेसेस के थ्रू, और वो रेफर करके उसने क्या, सेल के अंदर उसने लुक किया, देखा, और देखने के बाद उसकी वैल्यू को लेके आके और उस जहां पर आपने रेफर किया था उसको उस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पैरामीटर एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। पैरामीटर एक्सपेंशन उसको आप बोल सकते हैं। आपको समझ में आया ये चीज मैंने अभी जो बताई, समझ में आई? ओके, देखो अब आप सोच रहे होगे ये सब करने का फायदा क्या है, ठीक है। हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को डायरेक्ट अपने कमांड में रख दें और यूज कर लें। इससे तो इजी तरीका कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका मेन बेनिफिट आपको तब देखने को मिलेगा जब आप स्क्रिप्ट बना रहे होंगे या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तब इसका आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ऐसे तो आपके लिए क्या है, ये बहुत इजी तरीका है कि आपने एको 1 2 3 4 5 कर दिया, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि अगर इस वैल्यू को अगर हमने मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर लिया, तो एक बार तो हम क्या करेंगे, हर जगह जाके उसकी वैल्यू को लिख देंगे। लेकिन आपके सामने ऐसी कंडीशन आई कि आपको बाद में उस वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ गया, चेंज करना पड़ गया, और आपने उस वैल्यू को, और वो वैल्यू कम 100 जगह यूज हुई है। क्या आप हर बार हर फाइल को खोलोगे, हर 100 जगह जाओगे, उस वैल्यू को रिप्लेस करोगे? तो सर मेरे पास तो कमांड भी तो है ना, कमांड के साथ उनको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, वन बाय। अब इस केस में क्या है, आप वेरिएबल यूज करते हैं, आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और 100 की 100 जगह पे आपने क्या कर दिया, ये पैरामीटर एक्सपेंशन का यूज किया, ठीक है। मतलब कि ये सिंटेक्स दिया और आपने क्या सीधा रेफरेंस दे दिया कि वो सीधा कहाँ से रेफर करेंगे, जहां पर आपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, ये सारे के सारे वहां से रेफरेंस ले रहे हैं। आप सिंपली क्या करोगे उस कंडीशन में, सिंपली उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे और वो आपको 100 की 100 जगह वैल्यू चेंज कर दे। सिर्फ एक स्टेप करना, आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, ना कि आप उसको शायद कमांड यूज करोगे, ढूंढोगे ज्यादा, उसको रिप्लेस करोगे, या मैनुअली जाओगे 100 जगह रिप्लेस करोगे। इस केस में सबसे ज्यादा आपका वेरिएबल्स का काम आता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब जब मैंने ये इको किया था, ठीक है, डॉलर
मेटाक्सोन, ठीक है। मैं भी आप शॉर्टकट वाला यूज करता हूँ मेटाक्सोन, ठीक है। हिट एंटर। क्या ये वैल्यू परमानेंट है? नहीं, ये वैल्यू परमानेंट नहीं है। जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे और लॉग इन दोबारा करेंगे लॉग आउट करके, तो वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। मेटाक्सोन नाम का कोई भी वेरिएबल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमें इसकी वैल्यू को परमानेंट करना है, अगर इस वेरिएबल की, जो मेटाक्सोन वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू को परमानेंट करना है, तो इसकी एंट्री हमें प्रोफाइल फाइल के अंदर करनी पड़ेगी। और वो प्रोफाइल फाइल क्या होती है, ठीक है। वो प्रोफाइल फाइल में क्या होता है कि प्रोफाइल फाइल्स में एक इन्वायरमेंट सेट होता है, ठीक है। मतलब कि जब भी सिस्टम बूटअप करेगा, ठीक है, तो इतने वेरिएबल्स हैं जो, हाँ, डॉट बेस आरसी है, बेस आरसी है, प्रोफाइल फाइल है, हाँ, इनके अंदर आपको इनकी एंट्री करनी पड़ेगी, ताकि जब भी सिस्टम रिबूट करेगा या सिस्टम बूट करेगा, लॉग इन लॉग आउट करेंगे, तो वो उसकी पैरामीटर की वेरिएबल की वैल्यू प्रोफाइल फाइल के अंदर होगी। तो क्या होगा, उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू के ऊपर एप्लीकेशन चल रही होंगी, डिपेंड होकर आप प्रोग्राम रन कर रहेंगे, और सीधा क्या करेंगे, एरर नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगर प्रोफाइल फाइल के अंदर आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई, और उसके ऊपर माना कि 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, प्रोफाइल फाइल में उसकी एंट्री नहीं बनाई, क्या होगा उसके कारण? सिंपली जैसे आप लॉग इन लॉग आउट किया, उसकी वैल्यू चली गई, आपके प्रोग्राम सारे एरर कर जाएंगे। हो सकता है इंपॉर्टेंट टास्क चल रहे हो आपके, कुछ आपने क्रोन जॉब चला रखे हो, कुछ चला रखा हो, तो सारी क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इस प्रॉब्लम से बचने हम हमने क्या किया, प्रोफाइल फाइल बनाई हुई है। प्रोफाइल फाइल क्या, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें काम करने के लिए एंट्री की जाती है, बहुत सारी वेरिएबल्स मिलते हैं, एक इन्वायरमेंट सेटअप किया गया है आपको काम करने के लिए, ठीक है। सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो, जब हम प्रोफाइल फाइल के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोफाइल फाइल के बाद क्लियर हो जाएगा। आप सिंपली प्रोफाइल फाइल को ऐसा ले सकते हो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो सिस्टम्स को काम करने के लिए चाहिए या यूजर्स को काम करने के लिए चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट। इसके अंदर सारे वेरिएबल्स होते हैं, और बहुत बहुत सारी चीजें होती है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी यूजर बनाते हो, लॉग इन करते हो, आपको एक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। वो इन्वायरमेंट इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, इन वेरिएबल्स को आप नहीं क्रिएट करने के लिए कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर से। अगर वेरिएबल को आपको क्रिएट करना है तो आपको सिंपली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से ही आपको स्टार्ट करना होगा, ना न्यूमेरिक वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्राई भी करोगे, जैसे मैंने क्या किया, एट द रेट किया, या मैंने 2 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा var 1 इक्वल टू 1 2 3, ये क्या करेगा, कमांड नॉट फाउंड, ये एरर देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से आप वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोगों को शायद यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स की बात करते हैं। क्लास कितना हो गया, 10 से 11 12 हो गया, ठीक है। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, उसके बाद हम क्या है इसको कंटिन्यू शाम के सेशन में करते हैं। तो अब होता है दूसरा, हम बात करते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के बारे में। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, अब सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल या हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल ये क्या होते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, अब इनको इन्वायरमेंट वेरिएबल डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। ये लिख रहा हूँ इन्वायरमेंट, लिनक्स स्पेलिंग देख लेना थोड़ा गड़बड़ा। लिनक्स इन्वायरमेंट वेरिएबल इज ए डायनेमिक नेम्ड वैल्यू, एक डायनेमिक नेम्ड वैल्यू है, ठीक है, विच ये मे बी यूज्ड बाय वन और मोर प्रोग्राम रनिंग, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स, रूल्स या वैल्यूज, वैल्यूज टू बिल्ड एन इन्वायरमेंट, ई एन, ठीक है, इन्वायरमेंट। देखो
अगर आप अपने पीसी पर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। जब आप अगर पीसी पर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इन्वायरमेंट है। उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हम ग्लोबली सेट करके रखते हैं, जिनको अपनी सुविधा के अनुसार हम उनको यूज कर सकते हैं, और उनको कौन हैंडल करता है? ओएस हैंडल करता है। बेसिकली इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को ओएस हैंडल करता है। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही नहीं आपके जॉब लगी, ठीक है, आप आईटी इंजीनियर गए और किसी ऑफिस में गए, ठीक है। अब ऑफिस में जाते ही आप क्या करोगे? आपको क्या किसी ने, जैसे कि आप क्या मिलता है आपको, कि आपका एक बेसिक सेटअप मिलता है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको एक डेस्क मिलेगा, एक वहां पर चेयर होगी, ठीक है। आपके सामने कुछ नोट्स लगाने के लिए, आपको रिमाइंडर डालने के लिए एक छोटा सा बोर्ड होगा, ठीक है। एक पीसी होगा, कीबोर्ड, माउस, मतलब आपको एक बेसिक इन्वायरमेंट दिया कि जब आप काम कर सको, ठीक है। वो इन्वायरमेंट सेट करके आपको दिया जाता है, ठीक है। बेसिक जो आपको जरूरत है काम करने के लिए एज ए आईटी इंजीनियर, अगर आपको वो नहीं दिया गया तो आप, अगर वो सारी लेते हैं, अगर आपको दी ना पीसी दिया गया, ना आपको कुछ भी नहीं दिया गया, अब क्या करोगे आप? अब उनमें क्या है, अब आपका जो बॉस है कंपनी में, आपका सीईओ है, कोई भी है, या आपका सुपरवाइजर कोई भी है। अब आप नए नए गए कंपनी में और आपको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, और सीईओ आप ले सकते हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको इन्वायरमेंट सेट नहीं है, आप उस इन्वायरमेंट में आ रहे हो, ठीक है। आप एक यूजर हो और आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला, अब क्या करोगे? हर छोटी छोटी चीज के लिए आप क्या करोगे? ओएस को अप्रोच करोगे, ठीक है। अरे मुझे आपके सुबह, नहीं मुझे तो पीसी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ठीक है। एक मिनट गाइस, मैं आपको बात, ठीक है दिक्कत, ठीक है। तो आपको ये नहीं मिला, आप छोटी छोटी चीज के लिए आप अपने बॉस के पास जाओगे, नहीं मुझे पीसी नहीं मिला, अब मुझे अब काम करना था, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब क्या है, वो चीजें अब क्या होगा? अब कितना आप जैसे अगर ऐसे 100 हो गए या 10 भी हो गए तो शायद दिन तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल समझ, ऐसे ही क्या है कि एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। जैसे ही आप एक एज ए यूजर आप लॉग इन करते हो सिस्टम में, आपको क्या मिलता है? एक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है कि आपका बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती है। ये फाइल, ये ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया गया है कि बाय डिफॉल्ट आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, उसके बाद आप काम करोगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स मिलता है, होम फोल्डर, ऐसे ही उस एग्जाम्पल के साथ आप कंपेयर करो। अब वो आपको एक इन्वायरमेंट दिया गया है ना, अब बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए आप अप्रोच नहीं करोगे। ऐसे ही सिस्टम्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करते हैं, एक अकेला प्रोग्राम नहीं, उस हो सकता है कि उस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है। एक से ज्यादा प्रोग्राम यूज कर रहे होंगे और क्या करेंगे सिंपली, अब वो जाएंगे और जब प्रोसेस रन कर रही होगी, वो सिंपली वहीं से क्या करेगी, हाँ उसकी छोटी सी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो ओएस के पास की, हाँ उसने क्या कर दिया, उसके पास रखा हुआ इन्वायरमेंट आके सीधा फैच उधर से आपको मिल जाए। जैसे कि आप एक पाथ वेरिएबल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट PS1 वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हो, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स एक सिस्टम्स को चलने के लिए या एक यूजर्स को अपना काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट सेट किया जाता है, और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या है, वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप उस एग्जांपल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि मेरा कहने का मतलब क्या था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। नमन, मैं अभी इसको जब इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में बताऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं चीज क्या बताऊं था। मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा था कि सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स नहीं होंगे तो आपको एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा आपके सिस्टम्स को रन करने के लिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम्स को रन करने के लिए इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो हर चीज के लिए छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, एरर्स होंगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो कब तक आप मैनुअली करते रहोगे। इसलिए क्या है कि सिस्टम्स में एक इन्वायरमेंट सेट कर दिया गया है। जैसे ही आप क्या, लिनक्स में बहुत सारे यूजर होते हैं, और जब आप अपने खुद के यूजर से लॉगिन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलती है। वो कहाँ से आती हैं? वो इन प्रोफाइल फाइल से आती हैं। कि भाई जब भी एक यूजर क्रिएट होगा, जब भी एक यूजर क्रिएट होगा, उसका बाय डिफॉल्ट ये इन्वायरमेंट रहेगा काम करने के लिए, उसको बाय डिफॉल्ट ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। उस इन्वायरमेंट में आपको, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर मिलेगा, डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट कहाँ से मिलती है?
वो सारा काम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के द्वारा ही किया जाता है। और जब भी जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी करते हैं या आप अपने सिस्टम का नाम देखते हैं, कैसे इतना जल्दी पता चल जाता है? क्योंकि वो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट किए गए हैं सिस्टम्स को। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, ठीक है, आपने आरपीएम, कोई भी आरपीएम पैकेज इंस्टॉल किया या कोई भी डेबियन पैकेज इंस्टॉल किया, तब क्या करते हो आप? आपने कमांड चलाई और वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसे पता कैसे चलता है कि कहाँ पर डाउनलोड करना है, कहाँ पर क्या करना है? उसे कुछ नहीं पता कमांड को। वो क्या करते हैं, वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। चाहो तो आप मैन्युअली कई बार क्या करते हो कि पाथ को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो कि नहीं नहीं डाउनलोड पाथ यहाँ चला जाए। लेकिन क्या करते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेता है ना। वही चीज है कि आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। ऐसे ही आपकी प्रोसेसेस को, आपके सिस्टम्स को एक इन्वायरमेंट चाहिए। और इसलिए आप, ये ओनली ओएस की बात नहीं है, आप कहीं भी जाओ, आप सिविल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे या कहीं भी जाओगे, हमारी चीज क्या हो ना, पीसी में, कंप्यूटर में, सारी चीजें नहीं है, लाइफ के सिनेरियो से रिलेटेड रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को, या कुछ भी आप काम कर रहे हो ना, साइबर सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर जब वो काम करते वक्त नहीं अपने डेली चीजों को या अपनी सिविल चीजों को कंप्यूटर फील्ड से अगर जोड़ के देखोगे ना, वो सारी चीजें कोरिलेट कर रही है आपस में, कोरिलेट करती हैं कि हाँ, मुझे ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए इतनी इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। और उस चीजें कैसे फुलफिल करें? हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पॉपअप नहीं करेगा, मुझे ये चाहिए बता के दो, पॉपअप नहीं करेगा। हर चीज के लिए आप छोटी छोटी चीज के लिए वहां नहीं जा सकते, हाँ, ठीक है। तो इसलिए वही चीज यहाँ पर होती है। तो आप अब जो छोटी छोटी चीजों का आप सिविल के साथ या अपनी बाहर आसपास की चीजों के साथ जब कंपेयर करोगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। तो मेरा बेसिकली बताना था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते क्या है। आई होप अब सबका क्लियर होगा। किसी को अगर डाउट है, अगले 2 मिनट में पूछ लीजिए। नेक्स्ट, इसके अंदर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया, सेशन काफी लंबा हो गया। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी लगता है कि मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स समझ में नहीं आए, आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्या हो सकता है कि मैंने खोज पोज कर दिया, आप लोगों को उलझा दिया, कि मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया और उसको इसके साथ कंपेयर किया। हाँ नमन देखो, जब शाम को क्लास होगी ना, आपको एक्सपोर्ट और एको दोनों क्लियर हो जाएगा, नो इशू। बस मुझे एक चीज जाननी है आप लोगों से, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स क्या है? खुशप्रीत, दिलकेश, गौरव, सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? बस मुझे ये पता करना है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट आप कंटिन्यू करेंगे शाम को, इसके बाद। आज की क्लास अभी तक है, काफी टाइम हो गया, मेरे में भी एनर्जी नहीं बची यार। टॉपिक तो काफी बड़ा भी है, आधा घंटा 1 घंटा ले लेगा। नो इश्यू, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको पता चल गया कि सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स कौन से होते हैं। थैंक यू, आज का क्लास इतना ही है। आई होप कि शाम को आप एक बार, रिकॉर्डिंग शायद लेट हो जाती है हमारी प्रोसेस करते हुए, तो शाम को मिलेंगे, फिर से हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। और इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको और भी अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि जितने अभी प्रेजेंट थे वो शाम को पक्का आना, वरना क्या होगा, आपका छूट जाएगा सिलेबस और आप रिकॉर्डिंग से कवर करोगे या नहीं भी कर पाओगे, तो आपके साथ प्रॉब्लम से होंगी। तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।